मुझे मारने का यह प्रयास भी असफल रहा तुम्हारा। और कोई योजना है तुम्हारे पास? मत भूलो कि तुम महान सिकंदर से मुखातिब हो। इत्तेफाक से फतेह मिली है तुम्हें, मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम शाह सिकंदर के दिमाग के सामने टिक पाओगे। तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते मित्र, जब एक भारतीय की बुद्धि कार्य करती है तब वो अपने शत्रु के साथ क्या क्या कर सकता है। अरे रुको! सारी तैयारियां हो चुकी, बस अब उचित पल आने दो और हमारा कार्य संपन्न। अनुसुईया कहाँ है? कहाँ हो सकता है मलय?
वरना यहीं मार दूंगा। चल। भयभीत ना हो बच्चे। पीड़ा की अनुभूति होने से पहले तुम्हारे प्राण तुम्हारी देह से निकल चुके होंगे। जीवन चाहे तुम्हारे सामने कितनी ही कठिन परीक्षा क्यों ना रखते, तुम्हें पर्वत के भांति तुम्हें उसका सामना करना है, उससे लड़ना है, क्योंकि तुम्हारा नाम मलय है। मलय, महारानी अनुसुईया कहाँ है? जब उत्सव आरंभ हुआ तब तो महारानी अनुसुईया वहीं पर थी, पता नहीं बीच में कहां चली गई। क्षमा अमात्यश्री, मैं अभी जाकर उन्हें ढूंढता हूं। जाओ, अलग अलग दिशा में फैल जाओ, ढूंढो उस बच्चे को। मैंने आपकी बात मानी पूर्व भैया। मैंने परिस्थिति का सामना किया, उनका भी सामना किया। क्षमा अमात्य, मलय बंदी गृह से भाग गया है। यदि वो बच्चा यहाँ पहुंच गया और महाराज बमनी को पता चल गया कि वह पूर्व अभी जीवित है, तो हमारी सारी योजना विफल हो जाएगी। कल का सूर्योदय देखना चाहते हो तो उस बालक का सूर्यास्त कर दो। क्या बात है शिवदर्शनी, कोई समस्या?
बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं आप। और महारानी अनुसुईया सभागृह में उपस्थित नहीं। सब कुशल तो है? जी महाराज, सब कुशल है। मैं अभी सैनिकों से महारानी अनुसुईया के विषय में ही पूछ रहा था, परंतु किसी को ज्ञात नहीं कि महारानी अनुसुईया कहां है। हम स्वयं जाकर देखते हैं। शपथ ग्रहण संस्कार का मुहूर्त हो चुका है महाराज, सज्ज हो जाए। आपके पुत्र का राज्याभिषेक है, आप निश्चिंत रहें। मैं स्वयं जाकर देखता हूं कि महारानी अनुसुईया कहां है। अरे और फैल जाओ, वो लड़का जहां कहीं भी है उसे ढूंढकर समाप्त कर दो। महाराज बमनी तक नहीं पहुंचना चाहिए वो। जाओ। अब बचकर कहां जाओगे? मलय, कुछ नहीं होगा। मैं आ गई हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये बताओ कि तुम्हें बंदी किसने बनाया? उस तरफ गया है वो बालक। चलो मलय, हमें पहले सुरक्षित स्थान में छुपना होगा। कुछ अशुभ का संकेत दे रहा है मन। कहां हो तुम अनुसुईया? रुकिए महाराज। महाराज, आज आपको न केवल पिता का बल्कि एक राजा का कर्तव्य भी निभाना होगा। इस समय एक पिता के लिए अपने पुत्र के, एक राजा को अपने युवराज के शपथ समारोह में उपस्थित होने से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। जब पुरु का राज्य अभिषेक हुआ तब मैं वहां उपस्थित थी, परंतु आज कनिष्क के राज्य अभिषेक में यदि महारानी अनुसुईया को यहां पर उपस्थित होना स्वीकार नहीं तो ये उनकी इच्छा है। आपसे बस यही आशा है कि कनिष्क के इस महत्वपूर्ण क्षण में आप उसके साथ होंगे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार पुरु के साथ थे। तुम कुशल तो हो ना अनुसुईया? शिवदत्त ने? हाँ, वो सैनिकों ने उसी नाम से पुकार रहे थे। तुम्हारे माता पिता कहाँ है? तुम्हें यहाँ पौरव राष्ट्र लेकर कौन आया? मेरे माता पिता अब जीवित नहीं। जिस नौका में था वो नौका डूब गई।
उसके पश्चात मेरे भैया ने मुझे यहाँ भेजा, पुरु भैया ने। पुरु, पुरु? हाँ, जब जहाज डूब रहा था उन्होंने ही हमारे प्राणों की रक्षा की। हमारे दीदी हस्ती भैया, मम्मी भैया और लाची दीदी के प्राणों की रक्षा की। पुरु भैया ने कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा सकता क्योंकि उनके मार्ग में कई संकट थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के पास मुझे यहाँ भेज दिया। अब पुरु भैया को जानती हैं? मैं तुम्हारे पुरु भैया की मां हूं। क्या महादेव मुझे मार देंगे? नहीं पुत्र, अब हानि उन्हें पहुंचेगी जिन्होंने ये घिनौना कार्य करने का प्रयास किया है। तुम यहां से निकल कर नहीं जा सकते।
इसलिए अपने हथियार फेंको और अपने आप को हमारे हवाले करो। हम भारतीय आत्मसमर्पण नहीं करते। यदि मार्ग ना हो तो हम मार्ग स्वयं बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हो तुम अपना मार्ग। तुम इस तरह बैठकर मुकाबले का मजा नहीं ले सकते अलेक्जेंडर। तुम्हें इस भारतीय को रोकना होगा। अब सिर्फ 4 जांबाज बचे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यूनानी परचम झुक जाए। जंग चाहे खुले मैदान में हो मां, या इस अखाड़े में, जंग जिस्म की ताकत से नहीं बल्कि दिमाग की सोच से जीती जाती है। और जहां तक फतेह का सवाल है, वहां अलेक्जेंडर और लोगों से 4 कदम आगे चलता है। क्या मतलब है तुम्हारा? पुरु, प्राची तुम चिंता मत करो, अलेक्जेंडर कुछ भी कर ले, परंतु पुरु को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। नहीं हस्ती, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। घोड़ों को तुरंत ही अखाड़े के पिछले भाग की ओर ले चले। पुरु वहां पहुंचता ही होगा, हमें तैयार रहना चाहिए।
तुमने जैसा कहा था, हमने अपना कार्य पूर्ण किया है पुरु। सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। तुम बस कुशल रहना और जीवित भी। बड़ा भारत भारत करता था, देखा? हमारे दिए जख्मों के रहमो करम पर है तुम्हारा भारत। जिस भारत के गौरव की राज करे रखवाली, सागर है प्रेम का करता है देश यदि ये मेरे प्राण लेने आए होते तो मैं इन्हें क्षमा कर देता, पर तुम्हारे इन योद्धाओं ने मेरी मातृभूमि का अपमान करने का दुस्साहस किया। काश फारूस को मारने से पहले तुमने मेरे भारत के विषय में जान लिया होता, क्योंकि दो बातें मेरा क्रोध जगा देती हैं, फेंकी हुई थाली और मां पे खाली। भारत की माटी में जन्मे इस योद्धा में कितना बाहुबल है, यही देखना चाहते थे ना तुम? तो देख लो। बात हमारी मातृभूमि की गरिमा की हो तो हम भारतीय प्राण दान करना जानते हैं, और यदि उसके सम्मान पर आ जाए तो प्राण लेने में संकोच नहीं करते। हम भारतीय, हम भारतीय, हम भारतीय। चेतावनी दी थी मैंने तुम्हें,
कि इस द्वंद्व के अंत में तुम्हें केवल पछतावा ही होगा अलेक्जेंडर। और अगर अब तुम रुक गए तो अपने इस फैसले पर तुम्हें पछतावा होगा। इसलिए चलाओ अपनी शमशीर और चीर दो मेरा सीना और कर दो इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म। अवश्य मार देता, और मैं यहां तुम्हें मारने नहीं, एक चेतावनी देने आया हूं। मेरे भारत को फारस समझने की भूल मत करना। मेरी मातृभूमि पर बुरी दृष्टि मत डालना, क्योंकि मेरी मातृभूमि का मूल्य मेरे प्राणों के मूल्य से कहीं अधिक है। तुमने मुझे मारने के प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर उल्टा मैं तुम्हारे गले पर तलवार ताने खड़ा हूं। यह परिणाम होता है मुझे चुनौती देने का। अब तुम सोच लो, बात यदि मेरी मातृभूमि पर आई तो उसका यह लाल तुम्हारा क्या हाल करेगा। तुम्हारे मुल्क से तुम्हारी मोहब्बत काबिल तारीफ है, मगर मैंने अपनी जिंदगी एक उसूल से जी है। दुश्मन को खबरदार नहीं करते, उसे खाक में मिलाते हैं। ये मौका तुम्हारा है और यकीन मानो, अगर ये मौका चूक गए तो मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मेरा मौका आएगा मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जब तलवार गले पर तनी हो तब व्यक्ति आने वाले कल की बातें नहीं करता। यही अंतर है तुम में और मुझ में। तुम मुझे इस रणभूमि में मारना चाहते थे और मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं, जबकि तुम्हारा जीवन मेरी दया पर है। मैंने भी अपना जीवन एक ही नियम से जिया है अलेक्जेंडर, कि हमेशा उचित सोच ही चुनो, क्योंकि हमारी सोच सत्य बनकर सामने आती है। हमारे निर्णय हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं। हमारे भारत में वीरता का अर्थ भिन्न है। एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए किसी को मारना बहुत सरल होता है। बलशाली होने का अर्थ निर्दोषों के प्राण लेना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है। हमारे लिए वीरता अपनी शक्ति का सदुपयोग है। हम भारतीयों के लिए विजय का अर्थ धरती जीतना नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास और प्रेम जीतना है। और यही सीख लेकर हर एक भारतीय अपनी माटी में जन्म लेता है। और यही कारण है कि हम अपनी माटी को मां कहकर पुकारते हैं, क्योंकि एक मां के भांति वो हमें संस्कार देती है। तुम भारत पर अधिकार करके अपनी नियति से मिलना चाहते हो ना? इसी सोच में हो ना कि वो कौन है जो तुम्हारा भाग्य बदलेगा। मैं भी भारत से यहाँ फारस अपनी नियति से मिलने आया हूं। हाँ अलेक्जेंडर,
मैं ही हूं वो प्रारब्ध जिसकी भविष्यवाणी और अकल ने की थी। वो मैं ही हूं जिसने डराइस के भारत पर अधिकार करने के स्वप्न को नष्ट किया था। और जब तक मैं जीवित हूं, मैं किसी भी विदेशी को अपनी धरती पर अधिकार नहीं करने दूंगा। मैं ही हूं वो रक्षक जिसको मिलने के लिए तुम उतावले थे। तुम्हारी नियति पुरुषोत्तम 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 आज मैं यहां आया उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर यह संदेश देने जिसकी आंखों ने मेरी मां के आंचल पर कदम रखने का स्वप्न देखा। औरों के रक्त से अपना भाग्य लिखने वाले अलेक्जेंडर, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी मातृभूमि पर कदम रखने का साहस भी किया तो मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। और सीन, अपने परिवार को लेकर निकलो यहां से। लेकिन पुरुष तुम? निश्चिंत रहो, जब तक मेरी तलवार इसके गले पर है ये मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। निकलो यहां से। तैयार रहो। बारसीन के मुख्य द्वार पर पहुंचते पुरु भी वहां से निकलेगा। फिर हमें शीघ्रता से यह स्थान छोड़ना होगा। फारस के मासूम बाशिंदों, आज मुझे तुम्हारी किस्मत पर बेपनाह तरस आ रहा है। कि तुम पे आज तक सिर्फ भगौड़ों ने हुकूमत की। पहले तुम्हारा शाह डरायस अपने खानदान और अपनी आवाम को बेबस और लाचार छोड़कर मैदान जंग से भाग गया, और अब उसके खानदान के लोग तुम्हें मेरे रहमो करम पर छोड़कर जा रहे हैं। मैं तो यह सोच रहा हूं कि अब तुम किसके भरोसे रहोगे। मैंने तुम्हें मैसेडोनिया का हिस्सा बनाया, तुम्हारी हिफाजत की, तुम्हें इज्जत बख्शी। क्यों? क्योंकि शाही खानदान मेरे साथ था। मगर अब शाही खानदान की इस बगावत की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और अगर सुकून से जीना चाहते हो तो बेहतर यही होगा कि बारसीन और मलिका यहां से कहीं ना जाए।
यदि अपनी कुशलता चाहती हो तो इस बालक को छोड़ करके ही चली जाओ। आज ये बालक पौरव महाराज के समक्ष प्रस्तुत होकर रहेगा और महाराज को सत्य का ज्ञात भी होगा। रुक जाइए महाराज। अनुसुईया ने स्वयं कनिष्क को युवराज बनाने का सुझाव दिया था। वो इस भांति उत्सव से दूर नहीं रह सकती। कहां जा सकती है वो? क्यों शिवदत्त जी, ये जानने के बाद भी कि ये निर्णय हमारे परिवार, हमारे राष्ट्र के लिए उचित नहीं है, फिर भी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे उचित और अनुचित के बारे में मत समझाओ तक्षशिला कुमारी। मैं गुरु को नहीं, कनिष्क को पौरव राष्ट्र का युवराज बनता देखना चाहता हूं। किंतु इसके लिए क्या आप एक अबोध बालक के प्राण लेंगे? वर्षों पश्चात हमारे परिवार में प्रसन्नता का पुष्प खिला है। क्यों शिवदत्त जी, क्यों अपने प्रतिशोध के कांटे से इसे आप भेद रहे हैं? कदाचित हमारी पहली भेंट स्मरण नहीं है तुम्हें। स्मरण करो, क्या कहा था मैंने? अपमान और अश्वत्थामा की राशि एक होती है, दोनों के घाव रिश्ते हैं, बहते हैं मगर भरते नहीं। अपना अपमान भूला नहीं हूं मैं। पहली ही भेंट में जब तुम्हारे भाई ने मेरा अपमान किया और जब तुम वापस लौट कर आई तो तुम्हारे कारण मेरे भाई ने मेरा ही तिरस्कार किया। अब मैं अपने मार्ग में आने वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यदि अपनी कुशलता चाहती हो तो इस बालक को छोड़ करके ही चली जाओ। तो ठीक है, यदि आप अपना प्रतिशोध भुला नहीं सकते तो मैं भी अपनी प्रतिज्ञा भुला नहीं सकती। अपनी प्रजा के लिए मैं किसी का भी सामना करूंगी। आगे बढ़कर देख लीजिए शिवदत्त जी, प्रश्न पौरव राष्ट्र के भावी राजा का नहीं बल्कि वर्तमान प्रजा का है और सच को कोई नहीं छुपा सकता। परंतु आपसे भली भांति और ये बात कौन जानता है? आज ये बालक पौरव महाराज के समक्ष प्रस्तुत होकर रहेगा और महाराज को सत्य का ज्ञात भी होगा। अच्छा, यदि यही बात है तो
शिवदत्त श्री और अनुसुईया कहाँ चले गए? बेबस और लाचार छोड़कर मत जाइए शहजादी। हाँ शहजादी, आप चली जाएंगी तो बेतहाशा जुल्म होगा हम पर। हमें छोड़कर मत जाइए शहजादी। हमें छोड़कर मत जाइए शहजादी। जिन्हें तुम्हारी जान की परवाह नहीं, तुम उनसे रहम की भीख मांग रहे हो। मत भूलो कि इनकी रगों में भी डरायस का खून है। तो ये तो जाएंगी, हम फारस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मदद के लिए शुक्रिया पोरस, पर हम अपनी आवाम को यूं बेबस छोड़कर नहीं जा सकते। आभार से जिस आवाम ने हमारा इतना साथ दिया है, हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। हम पारस में ही रहेंगे। एक ये भी फर्क है तुम में और मुझ में, तुम जीत कर भी हार गए और मैंने अपनी हार को भी जीत में तब्दील कर लिया। तुम्हारी सोच पर मुझे दया आती है अलेक्जेंडर। व्यक्ति जब बुरे वक्त का सामना कर रहा हो तब उसको झुकाना वीरता नहीं, कायरता कहलाती है। क्योंकि वीरता तो वो है जो आज पारसी ने दिखाई, अपने जीवन को दांव पे लगाकर अपनी प्रजा की रक्षा करने का प्रण लिया। पारसीन, आज मेरे मन में तुम्हारे लिए सम्मान और भी बढ़ गया, क्योंकि बहुत से लोगों में जिनमें साहस दिखाने का बल नहीं होता। पर अब देखना यह है कि तुम क्या कारनामा करते हो पोरस। कैसे निकल कर जाओगे यहां से? शायद फारस के बाशिंदों को अपनी ढाल बनाओगे। निर्दोषों को ढाल बनाना और उनके प्राणों के मूल्य पर अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यह तुम्हारी नीति है अलेक्जेंडर, हम भारतीयों की नहीं। कम से कम मेरे पास तरीका तो है, लेकिन तुम्हारे पास अब कुछ नहीं। और अब मेरी बात गौर से सुनो, तुम यहां से निकलकर नहीं जा सकते, इसलिए अपने हथियार फेंको और अपने आप को हमारे हवाले करो। हम भारतीय आत्मसमर्पण नहीं करते। यदि मार्ग ना हो तो हम मार्ग स्वयं बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हो तुम अपना मार्ग।
पुरु ने सिद्ध किया है कि वही इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी होने के योग्य है। उसमें भली बुरी की वो समझ है जो हम में नहीं। उचित और अनुचित में भेद करने का जो दृष्टिकोण हम में अनुपस्थित था, पुरु के पास उसे समझने की क्षमता है। और हमें विश्वास है कि एक दिन पुरु हमसे अच्छा शासक सिद्ध होगा। युवराज कनिष्क की, युवराज कनिष्क की, युवराज कनिष्क की। राज्याभिषेक संपन्न हुआ महाराज। अब आप अपने हाथों से राजे से तलवार कुमार कनिष्क को भेंट करें और इन्हें युवराज घोषित करें। रुक जाइए महाराज। क्या हुआ अनुसुईया? ये बालक कौन है? और शिवदक्षिणी, वो तो आप ही को ढूंढने के लिए गए थे। शिवदत्त श्री अवश्य मुझे ढूंढने गए थे, परंतु मेरी सुरक्षा के लिए नहीं, मेरी और इस बालक की हत्या करने के लिए। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? कहना मुझे नहीं है महाराज, इस बालक को कहना है। आज ये बालक एक ऐसा सत्य बताने वाला है जिसे जानना इस सभा घर में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। मलय पुत्र, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां तुम सुरक्षित हो। तुमने जो कुछ भी मुझे बताया वो महाराज को बताओ। भयभीत मत हो पुत्र, बोलो। महाराज, हमारे घर पर आक्रमण हुआ और हम जब तक मेरा कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम मुझे अपनी बड़ी बहन कहोगे।
बालक को पौरव राष्ट्र लेकर लौट जाओ और कहना कि इसका ध्यान उचित तरह से रखें। तो युवराज पुरु ने तुम्हें यहां भेजा है। ये तो केवल आधा सत्य है महाराज। कोई बात बताओ बालक। बालक प्रस्तुत है अमात्य जी। और उस सेवक का क्या हुआ? हमने उसे उसके उचित स्थान पर पहुंचा दिया है। यदि अपनी कुशलता चाहती हो तो इस बालक को छोड़कर यहीं चली जाओ। तुम यहां से निकलकर नहीं जा सकते, इसलिए अपने हथियार फेंको और अपने आप को हमारे हवाले करो। हम भारतीय आत्मसमर्पण नहीं करते। यदि मार्ग ना हो तो हम मार्ग स्वयं बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हो तुम अपना मार्ग। ऐसे हमारी ये भेंट यही समाप्त हुई। यदि फिर से मेरी धरती पर हमारी भेंट हुई तो खाली हाथ लौटने के लिए सच रहे। खत्म कर दो। पीछा करो अलेक्जेंडर उसका, अभी की अभी पकड़कर खत्म कर दो। बमनी के शीश से पगड़ी उतार दो, क्योंकि अब ये पगड़ी महाराज कनिष्क की है। अरे! ये वही कारागार है जिसके अंधकार में मुझे फेंक दिया गया था स्वयं मेरे भाई ने। महाराज मैं
कनिष्क आगे आओ। जो प्रश्न तुमसे पूछा जाए उसका सोच विचार कर उत्तर देना कनिष्क। युवराज पुरुषोत्तम की हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया। उनके जीवित होने का सत्य हम सबसे छिपाया गया। क्या तुम किसी भी प्रकार से इस षड्यंत्र में लिप्त थे या इसके विषय में कुछ जानते थे? सोच समझ के उत्तर देना कनिष्क, क्योंकि आज यह प्रश्न तुम्हारे पिता नहीं बल्कि पौरव नरेश पूछ रहे हैं। मुझे संदर्भ में कुछ ज्ञात नहीं महाराज। यही इसी सभागृह में आपने हमारे समक्ष खड़े रहकर यह सिद्ध किया था कि युवराज पुरुषोत्तम अब जीवित नहीं और पुरु के साथ साथ नौका पर उपस्थित सभी लोग मारे गए हैं। पुराने घाव अभी भरे भी नहीं थे कि आपने उन्हें फिर से हरा कर दिया। फिर से पहले हमारे पुत्र, फिर हमारे पत्नी के प्राण लेने का प्रयास किया आपने। हमारे विश्वास को फिर से घात किया। आपने केवल हमारे नहीं पूरे पौरव प्रजा के पेट में कटार भोंकी है शिवदश्री। कोई अपने क्रोध और प्रतिशोध में इतना कैसे नीचे गिर सकता है? जिस भाई के लिए संसार से लड़ने को तत्पर थे उसे आज भाई कहते हुए भी लज्जा आती है हमें। आपने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है शिवदश्री। अब तो आपको क्षमा करने का कारण स्वयं ब्रह्मा भी हमें नहीं बता सकते। वर्षों पश्चात हमारा परिवार एक हुआ। लगा जैसे जीवन का बुरा स्वप्न समाप्त हो गया। लगने लगा था जैसे इस परिवार के बातें ही पूरा भारत एकजुट हो जाएगा, अखंड हो जाएगा। परंतु इस एकता के आधार को, विश्वास की डोर को ही आपने खंड खंड कर दिया शिवदश्री। सुना था कि घर के वृक्ष को पड़ोसी के कुल्हाड़े नहीं, घर की दीमक ही अधिक हानि पहुंचाती है। आज आपने वो बात सत्य सिद्ध कर दी शिवदश्री। आपने गुरु की नहीं, अपने भाई की आत्मा की हत्या करने का प्रयास किया। पिछली बार हमने आपको केवल कारागार में डाला था, किंतु इस बार आपने जो अपराध किया उसके लिए संसार का हर दंड छोटा है।
बचना नहीं चाहिए। वो ढूंढ के मार डालो उसे। नहीं हेफेस्टियन, उसने मुझे ललकारा और अलेक्जेंडर अपना शिकार खुद करता है। मुझे वो हर हाल में जिंदा चाहिए। चलो। मैं चारों ओर से घेर लिया है। विभिन्न स्थानों में फैल जाओ। कौरव नरेश बमनी युवराज पुरुषोत्तम और उनके साथियों के प्राण लेने का षड्यंत्र रचने के अपराध में मात्य शिवदत्त को देशद्रोही घोषित करते हैं। देशद्रोही घोषित करते हैं। देशद्रोही घोषित करते हैं। देशद्रोही घोषित करते हैं। देशद्रोही। उन्हें वही दंड मिलेगा जो हर देशद्रोही को मिलता है और अब राष्ट्र की समस्त प्रजा के समक्ष इनकी अंतिम सांस तक इन्हें सूली पर लटकाया जाएगा। दंड के प्रबंध होने तक अमात्य शिवदत्त को बंदी बनाकर कारागार में रखा जाए। ले जाओ इन्हें। आदेश पूरा करो, बंदी बना लो अमात्य को। इतना आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, किंतु उससे पूर्व आप हमारी बात सुनोगे। महाराज होने का दम भरते हो ना बमनी? क्या कभी सोचा है अगर मैं अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटता तो ये राजसी पगड़ी आज तुम्हारे सर पर ना होती? मैंने स्वयं ये सिंहासन नहीं स्वीकारा क्योंकि मेरी दृष्टि में मेरा भाई अत्यंत योग्य था। राजा की तलवार तुम्हें सौंपी और स्वयं जीवन भर मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा रहा। हर प्रहार को सहा। ज्येष्ठ होने के पश्चात मैंने तुम्हारे हर हुक्म को स्वीकारा। पर
इसी अनुसुईया की वजह से तुमने मेरी वर्षों की निष्ठा भुला दी और कारागार में डलवा दिया। उसी कारागार ने मुझे सिखाया कि मनुष्य का बल उसकी निष्ठा में नहीं, उससे मिली शक्ति में होता है। इसलिए इस बार मैंने निष्ठा नहीं, शक्ति को चुना है। और देखो बन्नी, अब शक्ति मेरे पास है। अब ये पौरव सेना मेरा आदेश सुनती है, तुम्हारा नहीं। हवा की दिशा परिवर्तित हो चुकी है बमनी। पिछली बार तुमने मेरी पकड़ी उछाली थी और इस बार बारी तुम्हारी। कहा था ना अनुसुईया कि इस बार मैं अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक अवरोध को हटा दूंगा। फिर चाहे वो महाराज ही क्यों ना हो। सिंहासन का मोह त्यागने का समय आ गया है बन्नी। इसी क्षण से मैं तुम्हारा पौरव राष्ट्र नरेश का पद छीनता हूं। आज के बाद इस पौरव राष्ट्र में जो कुछ होगा उसका निर्णय मैं करूंगा। लगता है वो लोग अपना मार्ग भटक गए हैं। अब हम सुरक्षित हैं। नहीं विशुद्धि, जो भारत का मार्ग ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गया वो इतनी आसानी से अपना मार्ग नहीं भटकेगा।
आज से पौरव राष्ट्र में बमनी नामक सूर्यास्त हुआ। भूतपूर्व महाराज और उनकी पत्नी को बंदी बना लो। एक बात आप भूल रहे हैं शिवदर्शी, राजा होने से पूर्व हम एक योद्धा है। सरलता से अपनी पराजय स्वीकार करके आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, अंत तक युद्ध करेंगे। और शस्त्र चलाने की मेरी योग्यता से आप तो भली भांति परिचित है शिवदत्त श्री। असत्य और छल कितना ही हठी क्यों ना हो शिवदत्त श्री, विजय सदैव सत्य की ही होती है।
पुत्र कनिष्क, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? वो तुम्हारे पिताश्री है। नहीं मां, आप अपने अधिकारों को छिनता देख मौन रह सकती हैं, किंतु मैं नहीं। इक्कीस वर्षों तक आप यहां की महारानी रही, किंतु तक्षशिला कुमारी के वापस लौटते आपसे आपके सारे अधिकार छीन लिए गए। समझिए मां कि आपके पति और मेरे पिता उसी समय से नहीं रहे जिस समय से इनके जीवन में पुरु आ गया। अब केवल इनके लिए पुरु की प्रसन्नता ही महत्व रखती है। मेरे लिए इनका प्रेम, मेरा अधिकार, मेरा मान, मेरा सम्मान, सब कुछ मुझसे छीन कर इन्होंने पुरु को दे दिया। बचपन से यही जाना कि पौरव राष्ट्र का अगला महाराजा मैं हूं, किंतु अचानक दस्यु लोक से कोई लड़का आता है और ये उसे सब कुछ सौंप देते हैं। गुरु के आने के पश्चात बहुत कुछ बदल गया है मां। जीवन का द्वंद्व भी और पिता पुत्र का संबंध भी। एक बालक के हाथों से खिलौना छीनकर अगर दूसरे बालक के हाथ में दे दिया जाए तो वो रोता है, पर कुछ देर बाद वो मान भी जाता है। किंतु आपने तो मेरा सपना ही छीनकर पुरु को दे दिया। मेरी आंखों से बहते लहू के आंसू नहीं दिखे आपको। जिस पुत्र को आप मरा समझ बैठे वो अचानक लौट आए, तो आप सब कुछ भूल बैठे। आपने उस पुत्र के लिए उस पुत्र का अस्तित्व मार डाला जो अब तक आपके साथ था। हमने तुझसे कोई अधिकार नहीं छीना कनिष्क। गुरु तुम्हारा ज्येष्ठ है, सिंहासन का पात्र भी। ज्येष्ठ तो ताऊश्री भी थे ना, फिर आपने सिंहासन पर बैठना क्यों स्वीकारा? अधिकार ना मिले तो उसे छीन लेना अपराध नहीं, वीरता है। और मेरी दृष्टि में इस सिंहासन का पात्र मैं हूं। यदि आपकी दृष्टि भ्रमित है तो मुझे आपको इस सिंहासन से अपदस्थ करना पड़ेगा। आज कुमार कनिष्क का युवराज अभिषेक था, और अब मैं अमर्त्य शिवदत्त कुमार कनिष्क के राजाभिषेक की घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं। राजगुरु, कुमार कनिष्क के राजाभिषेक की विधि के प्रबंध किए जाएं।
ये राज्याभिषेक अभी होगा। भूतपूर्व महाराज और महारानी के समक्ष, जिसे तुम दोनों अपनी आंखों से होते हुए देखोगे। तुमने उचित कहा था पुरु, हमें घेरने का प्रयास किया जा रहा था। अब क्या करे पुरु? बारसीन ने यहाँ से निकलने का एक गुप्त मार्ग बताया है मुझे। आओ मेरे साथ। यही वो मार्ग है जो हमें इस नगर की सीमा के बाहर तक ले जाएगा। यहां से एक बार में केवल एक ही व्यक्ति निकल सकता है, इसलिए अलेक्जेंडर की सेना हमारा पीछा नहीं कर पाएगी। हमें शीघ्रता करनी होगी। हमें मार्ग बंद करना होगा। कुछ पत्थर लाने होंगे। नहीं पुरु, हमारे पास इतना समय नहीं है। तुम लोग आगे जाओ, मैं अलेक्जेंडर को रोकती हूँ। नहीं विशुद्धि, तुम्हारा यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। नहीं लाजी, आज तक जीवन में मैंने सिर्फ बुरे काम ही किए। आज अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करके मुझे ये विष कन्या का कलंक अपने सर से हटाना है। तुम लोग आगे जाओ। मैं कोई आम इंसान नहीं, खुदा हूं, देवता ज़ेउस का बेटा, और जिसकी रगों में बचपन से दुनिया का सबसे खतरनाक जहर दौड़ रहा हो।
उस पर तुम्हारा जहर क्या काम करेगा। पर अब देखना यह है कि तुम मेरे जिस्म का जहर सह पाती हो या नहीं। हुजूर, हम अब भी उन्हें पकड़ सकते हैं। नहीं हेफेस्टियन, मुझे ललकार कर गया है वो, इसलिए ज़ीउस का यह बेटा अब भारत के उस बेटे से जाकर उसी की सरजमी पर मुलाकात करेगा। मगर उसके पहले मुझे एक जरूरी काम को अंजाम देना है। शहजादी पारसीन? बेशक, मुझसे बगावत की कीमत तो उसको चुकानी होगी। विश्वास नहीं होता हम सब जीवित निकल आए। हाँ हस्ती, क्योंकि हम सब के जीवन का मूल्य विशुद्धि ने अपने प्राण देकर चुकाया है। मूल्य नहीं, बलिदान है ये लाची। अपनी मातृभूमि की रक्षा के धर्मयुद्ध पर हैं हम, और मातृभूमि की स्वतंत्रता बलिदान मांगती है। और ये तो केवल आरंभ है, अभी तो हमें बहुत कुछ त्यागना है। व्यक्तिगत हानि को बुलाकर हमें आगे बढ़ना होगा और याद रखना होगा कि हमारे लिए हमारा राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण है। तभी हम अलेक्जेंडर के विरुद्ध ये युद्ध जीत पाएंगे। तो फिर तुमने अफसर क्यों गवाया पुरु? उसी समय उसका सिर धड़ से अलग क्यों नहीं कर दिया? नहीं हस्ती, वो हमारे आदर्शों और संस्कारों के विरुद्ध होता। कोई बात नहीं, वैसे भी इस विध्वंस को देखने के बाद अलेक्जेंडर अपना मुंह भारत की ओर कभी नहीं करेगा। हस्ती उचित कह रहा है, वो भयभीत हो जाएगा। यदि वो भयभीत हो सकता तो वो मेरी नियति नहीं होता। वो ये पराजय स्वीकार नहीं करेगा। हमारा प्रहार उसके भारत आने के निश्चय को और भी दृढ़ कर देगा। कितना वक्त लगेगा इस तबाही से उभरने में? हमारी रसद का एक बड़ा हिस्सा आग को नजर हो गया है हुजूर। हथियार खाने को भी बहुत नुकसान हुआ है। बहुत से घोड़े आग के शिकार हो गए। सब कुछ ठीक होने में करीबन 2 महीने का वक्त लगेगा। 15 दिन का वक्त है तुम्हारे पास है फेस्टियन। पार्सिन, ये वही कारागार है जिसके अंधकार में मुझे फेंक दिया गया था स्वयं मेरे भाई ने। माँ, क्या हुआ पुरु? माँ किसी कष्ट में है लाची।
हमें शीघ्र ही पौरव राष्ट्र पहुंचना होगा। कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई है तुम्हें उससे? बड़ी परवाह दिखा रही थी उस पोरस की। कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी भारसेन। क्या करोगे? हद से हद जान ले लोगे ना? मंजूर है। शाह से ऐसे बात करने की जरूरत कैसे की तुमने? अलेक्जेंडर, इसे ऐसी मौत दो कि इसका कुनबा अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक याद रखे कि इसका अंजाम क्या हुआ था। रहम शाह, रहम। जो हुआ मैंने किया, इन सब का इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी जो भी सजा होगी वो मुझे मंजूर है। बस किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अलेक्जेंडर, बातों में वक्त जाया मत करो, कत्ल कर दो इसका। इतनी आसान मौत इसके लिए सजा नहीं, आजादी होगी मां। मैं तो इसका वो हश्र करूंगा कि ये पल पल थोड़ा थोड़ा मरे। अब ये शमशीर ना तुम पर उठेगी ना ही तुम्हारे लोगों पर, क्योंकि मेरी शमशीर पर अब तुम्हारे भगोड़े वाले तराइस का नाम लिखा है। मैं तुम सबको बैक्टीरिया लेकर जाऊंगा और तुम लोगों के सामने तराइस का कत्ल करूंगा। उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए तुम अपने आप को जिंदगी भर कोसोगे कि तुमने जन्म लिया तो लिया क्यों। हर पल मौत को तरसोगी, पर मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा और तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रखूंगा। ले जाओ इन्हें। पर से एक पल के लिए भी नजर नहीं हटनी चाहिए फेस्टिया। तराइस को खत्म करने के बाद हम सीधा भारत की ओर कूच करेंगे, पोरस का हिसाब चुकता करने के लिए। क्या कहा? हम आज रात्रि विश्राम के लिए नहीं रुक सकते। किंतु क्यों पुरु? क्योंकि मुझे आभास हो रहा है लाची कि कुछ तो अशुभ घटने वाला है। जिसने भी हम पर प्रहार किया वो कोई शक्तिशाली ही होगा। ना जाने उसका अगला कदम क्या होगा। हमें शीघ्र अतिशीघ्र
और अब राष्ट्र पहुंचना ही होगा। राज्य अभिषेक की विधि संपन्न हुई। अब से पूरा राष्ट्र को नया नरेश प्राप्त हुआ। नहीं, अभी विधि संपन्न नहीं हुई है राजगुरु जी। एक महत्वपूर्ण विधि अभी शेष है। बमनी के शीश से पगड़ी उतार दो। क्योंकि अब ये पगड़ी महाराज कनिष्क की है। रुको। ये पगड़ी राजा का सम्मान होती है और इसे सम्मान पूर्वक ही उतारना और धारण करना चाहिए। आग लगाने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं ही उतार देते हैं। आज इतिहास स्वयं को दोहराता है अनुसुईया। वर्षों पूर्व एक भाई ने छल किया था और एक राजा को उसके केस छोड़ने पड़े थे। आज फिर से एक भाई ने छल किया और एक राजा को उसकी पगड़ी देने पर विवश किया। राजा का मान उसकी पगड़ी से और पिता का सम्मान उसकी संतान से जुड़ा होता है। और अब जब हमने अपने पुत्र के मन से सम्मान ही खो दिया है, तो उस पगड़ी का कोई महत्व नहीं।
कौरव नरेश महाराज कनिष्क की जय। महाराज कनिष्क की, महाराज कनिष्क की, महाराज कनिष्क की, महाराज कनिष्क की, महाराज कनिष्क की। हमें पौरव राष्ट्र पहुंचने में और कितना समय लगेगा? पुरु, कम से कम 2 दिन। नहीं भाई, हमारे पास इतना समय नहीं है। कोई ऐसा मार्ग ढूंढना होगा जो हमें जल्द से जल्द पौरव राष्ट्र पहुंचाएगा। ऐसे में तो सबसे तीव्र मार्ग जल मार्ग है। तो फिर हम जल मार्ग से ही जाएंगे। फौज को इत्तला करो हेफेस्टियन कि हम ज्यादा दिन बैक्टीरिया नहीं रुकेंगे। मकसद पूरा होते ही हम भारत की तरफ कूच करेंगे। मैं ही हूं वो प्रारंभ जिसकी भविष्यवाणी और करने की थी। मैं ही हूं वो रक्षक जिसको मिलने के लिए तुम उतावले थे। तुम्हारी नियति पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मेरी मातृभूमि पर कदम रखने का साहस भी किया तो मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। होशियार रहना ओलंपिया, अलेक्जेंडर को भारत मत जाने देना। आपके ख्याल आपके दिमाग में आने से पहले मेरे कानों में दस्तक दे जाते हैं माँ। मेरे ख्यालों की दस्तक महसूस कर लेते हो, पर मेरे जज्बातों की पुकार नहीं सुन सकते, क्योंकि उनमें तकदीर की गूंज है और मुझे तकदीर पर नहीं, तदबीर पर यकीन है। पर मेरा यकीन तकदीर में और बढ़ गया है अलेक्जेंडर। सोचो, आज तक किसी भी जंग में कोई भी सूरमा तुम्हें खरोच तक नहीं पहुंचा सका, लेकिन वो भारतीय लड़का पोरस तुम्हारी गर्दन पर शमशीर रखकर यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गया। जब से ओरेकल ने भारत से जुड़ी तुम्हारी तकदीर के बारे में बताया है, मैं तब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कम से कम अपनी आंखों से देखा हुआ तो समझ लो कि पोरस और तुम्हारी तकदीर आपस में जुड़ी है। किस्मत और तकदीर ये वो ढाल है जो इंसान ने खुद बनाई है ताकि अपने किए के नतीजों की जिम्मेदारी उठाने से बच सके, कामयाबी का सहरा अपने सर पर पहन सके और नाकामयाबी का बोझ तकदीर पर डाल सके। पर मैं सिकंदर हूं, मैं अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना भी जानता हूं और अपना मुकाम हर कीमत पर पाना भी। मेरे और भारत के बीच में आने वाली हर चीज को मैं तबाह कर दूंगा और उस पोरस को भी। हम बैक्टीरिया पहुंच गए हैं।
अपने भगौड़े वालिद के लिए दुआएं पढ़ लो शहजादी बारसीन, ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास। और डरायस का काम तमाम करके मैं वो इंतजाम करूंगा कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे फारस के परचम पर कोई आंच ना आए। और उसके बाद मुलाकात होगी पोरस से, वो भी उसी की सरजमी पर। मैसेडोनिया के बहादुरों, फारस पर हमारी पूरी फतह इस जंग के बाद मुकम्मल होगी। आओ इसे तारीख के लिए हमेशा यादगार बना दो। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद जिंदाबाद, शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद जिंदाबाद, शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद जिंदाबाद, शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद। शाह बेसुस के सिपाह सलार की बेटी शाह का पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। हम आपके शाह से मुलाकात करने जरूर आएंगे, पर एक शर्त है, मैं तुम्हारी नकाब के पार देखना चाहता हूँ। हम कल दूसरे प्रहर तक पौरव राष्ट्र पहुंच जाएंगे पुरु। नहीं लाची, मेरा हृदय कह रहा है कि दोपहर तक विलंब हो जाएगा। हमें भोर तक पौरव राष्ट्र पहुंचना ही होगा। जिस रक्त का अपमान आपने किया, आज मैं अनुसुईया उसी रक्त की शपथ लेती कि आपके प्राण मैं स्वयं अपने हाथों से लूंगी। वो पहुंच चुका है। अपनी फौज को जंग के ऐलान का हुक्म दे दो शाह बेशस। इतनी हिचकिचाहट क्यों है शाह बेशस? मैं आपका दोस्त हूं और मुहाजिर भी, और मुहाजिर की हिफाजत के लिए हाजिर रहना ही दीन है। मेरा कुनबा अलेक्जेंडर के कब्जे में है। यही मौका है। इतने लंबे सफर के बाद अलेक्जेंडर की फौज थक कर चूर हो गई होगी। हम आज रात ही उन पर हमला करके उन्हें चकनाचूर कर देंगे। आपकी फिक्र बेशक जायज है, मगर इसके लिए हमारी फौज नाकाफी है। ड्राइस, एक बात याद रखना, दरख्त तूफान से उखड़ा करते हैं, फूंक से नहीं। और हमारी इस छोटी सी फौज को अलेक्जेंडर मसल के रख देगा। ऑक्सियाटिस ठीक कह रहा है शाह डरायस। अलेक्जेंडर की फौज और उसके तेज दिमाग का सामना करना किसी के बस में नहीं। जब फारस की पूरी फौज उसके सामने घुटने टेक चुकी है तो हमारी क्या हैसियत? उसे जंग का मतलब है बैक्टीरिया की तबाही। इससे बेहतर तो यह है कि हम
जंग की बजाय उसके सामने सुलह की सिफारिश पेश करें। क्या उस दरिंदे के साथ सुलह कैसे हो सकती है? जैसे आपके साथ की। अगर आपसे सुलह हो सकती है तो अलेक्जेंडर से क्यों नहीं? नादान बच्चियों को शाहों की बात नहीं काटनी चाहिए शहजादी रुखसान। तुम्हारे वालिद और मेरी दोस्ती की वजह से मैं तुम्हारी बदतमीजी अब तक बर्दाश्त करता रहा, वरना आप हमारा कत्ल कर देते, है ना? मुझे धमकाने की ना तो आपके पास इजाजत है और ना ही ताकत। मेहमान के हक और मुहाजिर की हद समझ लें तो बेहतर होगा। आप वो नहीं जो अपने वतन को बचाने की कोशिश करने यहाँ आए। आप तो अपनी आवाम, अपने कुनबे को एक वैश्य के हाथों मरने छोड़ाए। अगर आपका मकसद अपने मुल्क की आजादी होता तो बैक्टीरिया का हर शख्स आपके साथ मिलकर अपने जान की बाजी लगा देता। पर एक भगोड़े की जान बचाने के लिए हम अपनी फौज की जान मुश्किल में हरगिज नहीं डालेंगे। रुखसाना, ये वक्त बीती बातों पर नहीं, ताजा हालातों पर गौर करने का है। और हालात हमें ये आगाह कर रहे हैं कि सिकंदर हमारी दहलीज पर खड़ा है और हमें उससे निपटने के लिए कोई रास्ता ढूंढना है। और हालातों की मांग है कि इस जंग में हम अपने लोगों के कटे सर नहीं बल्कि दोस्ती का हाथ सिकंदर को सौंपे। हमें अलेक्जेंडर से सुलह कर लेनी चाहिए। लेकिन कैसे? उसने आज तक किसी के साथ सुलह नहीं की है। वो तो सिर्फ जंग की जुबान समझता है। जब आग में शराब छलक जाती है तो उसका बेकाबू होना वाजिब है। गुस्से के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उसे भड़काने के लिए सिर्फ एक वजह की जरूरत है। वजह खत्म, आग खत्म। हमें उस वजह को खत्म करना होगा जिस वजह से अलेक्जेंडर का गुस्सा बैक्टीरिया पर भड़का है। और वो वजह है अलेक्जेंडर के हाथ से भागा हुआ वो भगोड़ा
जिसे बैक्ट्रिया ने पनाह दी है। अब फैसला आपके हाथों में है। बदतमीज लड़की, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं वक्त आ गया है कि आप औरतों की इज्जत करना सीख लें, क्योंकि अब ना तो आप फारस के शाह हैं और ना ही मैं कोई आम लड़की। अलेक्जेंडर बैक्ट्रिया में दाखिल हो चुका है। वक्त आ गया है कि हम उसे एक तोहफा पेश करें। अधिकार ना मिले तो उसे छीन लेना अपराध नहीं, वीरता है। और मेरी दृष्टि में सिंहासन का पात्र मैं। यदि आपकी दृष्टि भ्रमित है तो मुझे आपको इस सिंहासन से अपदस्थ करना पड़ेगा। कारागार देख रहे हो बमनी? ये वही कारागार है जिसके अंधकार में मुझे फेंक दिया गया था। स्वयं मेरे भाई अमात्य शिवदत्त ने अपने महाराज को अंधकार में रखा, इसलिए इन्हें काल कोठरी में रखा जाए। वर्षों से ना माचा गया ये वो पात्र है जिसमें मुझे खाना दिया जाता था। जिसने स्वर्ण के पात्र में खाया हो उसके लिए ये मेरा पात्र। ये इस धूल भरे गंदे कोने में मैं भोजन खाता था। पता है क्यों? क्योंकि पूरे कारागार में यही एक ऐसी जगह थी
यहाँ दुर्गंध थोड़ी कम आती थी। और ये वो धरातल थी क्या मखमली चदरों पर सोने वाला शिवदत्त शीत में सुकड़ कर अपनी रात काटा करता था। और तुम क्या जानो मेरी पीड़ा को राजा ने दंड दिया। अरे भाई कभी अपने चेस से मिलने भी नहीं आया। परंतु मृत्युदंड से पूर्व तुम्हें भली भांति इस पीड़ा का आभास होगा। छोड़ो मुझे। नहीं अनुसुईया, जब जब तुम बमने के साथ आए, न केवल पारव राष्ट्र का अस्तित्व बल्कि हमारे दोनों भाइयों का संबंध भी संकट में पड़ गया। अब तुम दोनों का साथ समाप्त हुआ। आपके मुख से न राष्ट्र शब्द अच्छा लगता है और ना ही भाई। आप तो सिर्फ अपना हित साधना जानते हैं। और हाँ, पौरव राष्ट्र के लिए तक्षशिला, तक्षशिला के लिए पौरव राष्ट्र कभी संकट के कारक थे ही नहीं। यदि इस राष्ट्र के ऊपर कोई संकट का कारण था, है और रहेगा, तो वो है आप जैसे सोच के लोग। आप जैसे लोग देश के दर्द नहीं, औस्तीन के सर्प होते हैं, जिसे जितना भी दूध पिलाओ उसे ही दसते। मैं आर्य की अर्धांगिनी हूं, चाहे जो जैसी भी दशा हो, मैं इनके साथ सदा रहूंगी। सरपूना, तो विष का स्वाद लो। इस बार तुम और बमनी साथ रहकर भी साथ नहीं रह पाओगे।
सीमा पार मत कीजिए शिवदत्त श्री। भाई ने फिर से स्त्री के लिए अपने भाई को अमात्या की सीमा तक सीमित कर दिया। अब मैं बताऊंगा कि मेरी सीमा कहां तक है। अब तक पुरु तुम्हारी ढाल बनकर रहा, किंतु अब तुम्हारी सांसें तब तक चलेंगी जब तक मैं चाहूंगा। अपनी सांसें गिनना शुरू कर दो, क्योंकि मेरा पुरुष अवश्य आएगा। 7 समंदर पार तक वो मेरी पुकार सुन सकता है। 7 समुद्र तक जा पाए उसके लिए पुकार भी उतनी ही शक्तिशाली चाहिए, और शक्तिशाली पुकार के लिए पीड़ा भी उतनी भयानक चाहिए। माँ, क्या हुआ पुरु? माँ किसी कष्ट में है लाची। मैं अनुभव कर सकता हूं। हमें शीघ्र ही पौरव राष्ट्र पहुंचना होगा। हम कल दूसरे प्रहर तक पौरव राष्ट्र पहुंच जाएंगे पुरु। नहीं लाची, मेरा हृदय कह रहा है कि दोपहर तक विलंब हो जाएगा। हमें भोर तक पौरव राष्ट्र पहुंचना ही होगा। जिस रक्त का अपमान आपने किया, आज मैं अनुसुईया उसी रक्त की शपथ लेती कि आपके प्राण मैं स्वयं अपने हाथों से लूंगी। तो आपकी शत्रुता हमसे है शिवदत्त श्री। अनुसुईया को जाने दीजिए, वो अपराधी नहीं। वास्तविक अपराधी तो ये है, जो हुआ इसके कारण हुआ, और अब ये प्रवचन दे रही है कि मैं पौरव राष्ट्र का अपराधी हूं। अब देखो मैं इस अपराधी को क्या दंड देता हूं। पुरु, पुरु, मुझे आज से पहले ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ। मानो दुख की एक लहर मेरे शरीर और मेरी आत्मा को चीरे जा रही है। लगता है मानो कोई मेरी आत्मा को एक के बाद एक घाव पहुंचाए जा रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो घाव जो मैं देख नहीं सकता, पर उसकी पीड़ा मैं महसूस कर सकता हूं।
अनुसुईया को छोड़ दो अमात्य। लगता है मां झेलम भी किसी के आंसू को अपने जल के साथ मुझ तक लाई है। कहा था ना, साथ रहकर भी साथ नहीं रहोगे। एक दूसरे की चीखें तो सुनोगे पर देख नहीं पाओगे। बहुत अभिमान है ना तुम्हें अपने पतिव्रत पर। स्मरण है पहली बार तुम्हें जहां लाया गया था, वही दशा करूंगा मैं तुम्हारी। रानी से कनिका बनाऊंगा तुम्हें। पतिव्रता से पतिता बनाऊंगा मैं तुम्हें। जीवन आपको संसार में सबसे अधिक सम्मान किया। आपके अपमान के लिए अनुसुईया की निष्ठा का बलिदान किया। कितनी बार समय ने हमारे संबंध की परीक्षा ली, हमने सब पार की। एक राजा से पहले एक भाई बनकर खड़े रहे हम। हमारे संबंध की हत्या तो आप कर ही चुके हैं शिवदर्शी, पर पौरव राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हम उनसे एक विनती कर रहे हैं। पौरव राष्ट्र की परंपरा पर घात मत कीजिए। स्त्री का मान सर्वोपरि है। अवश्य, और वो स्त्री का मान सर्वोपरि है, पर मैंने इसे कभी और माना ही नहीं। घृणा है मुझे तुमसे और तुम्हारे रक्त से। जिस देह में तक्षशिला का पवित्र रक्त हो, ना तुम केवल महारानी बनी, बल्कि अपने अपवित्र रक्त से एक और पीढ़ी को जन्म दे बैठी। लगा था कि 21 वर्ष पूर्व मैंने उस रक्त के कलंक को धो दिया,
और तुम लौट आई इस विचार के साथ कि तुम्हारा गुरु और राष्ट्र का सिंहासन हासिल करेगा। सोचा भी कैसे अनुसुईया तुमने? क्या लगता है कि एकमात्र तलवार उठा लेने से कोई योद्धा बन जाता है? योद्धा बनने के लिए धमनियों में किसी योद्धा का रक्त आवश्यक चाहिए होता है। और तक्षशिला वासियों की देह में बहता रक्त ही अपवित्र है। वेश्यों की संतानें कभी योद्धा नहीं बनती। तुम भाग्यशाली थी कि तुम पौरव राष्ट्र की महारानी बनी, वरना तुम किसी राजा की दासी बनने के भी योग्य नहीं थी। तुम पात्र हो तो केवल इस कारागृह में रहने के, इसलिए अपनी मृत्यु तक सड़ो इस कारागृह में और कोसो उस पल को जब तुमने पौरव राष्ट्र का भाग बनने का सोचा था। रुक जाइए अमात्य, रुक जाइए अमात्य, रुक जाइए अमात्य, रुक जाइए अमात्य, रुक जाइए अमात्य। आज आपने समस्त नारी जाति का अपमान किया है। एक मां का, एक पुत्री का, एक पत्नी का अपमान किया है। जो पुरुष एक स्त्री का मान भंग करने में अपना पुरुषार्थ समझे, संसार में उससे बड़ा कायर और कोई नहीं है। एक स्त्री हर पीड़ा, हर कष्ट सहन कर सकती है। यदि सहन नहीं कर सकती है तो वो है तिरस्कार। जो नारी का अपमान करे उसे वो कभी क्षमा नहीं कर सकती, और जो नारी का अपमान करता है उसे बहुत बड़ा मूल्य भी चुकाना पड़ता है, जो आपको भी चुकाना पड़ेगा। ये मत भूलिए, जो प्राण देना जानती है वो विनाश करना भी जानती है। आज तक आपने नारी का संयम देखा है और अब दमन देखेंगे। जिस रक्त का अपमान आपने किया, आज मैं अनुसुईया उसी रक्त की शपथ लेती हूं कि आपके प्राण मैं स्वयं अपने हाथों से लूंगी। और अगर मैं तुम्हें यही समाप्त कर दूं तो तुम्हारी शपथ और तुम्हारा प्राण दोनों व्यर्थ। शिवदत्तरी नहीं, चिंता मत करो अनुज, शत्रु है ये मेरी,
और शिवदत्त अपने शत्रु को इतनी सरल मौत नहीं देता। शत्रु को एकांत में मारा तो क्या मारा, कल समस्त पौरव राष्ट्र देखेगा कि मेरे विरुद्ध जाने वाले का परिणाम क्या होता है। ज्यादा शोर मत करो, शाह अलेक्जेंडर के आराम में खलल पड़ेगा। कहाँ गया वो? शाह अलेक्जेंडर, आपकी निगाहें बता रही हैं कि आप ही शाह अलेक्जेंडर हैं। और अलेक्जेंडर तुम्हारी तारीफ जानना चाहता है। मैं शाह बेसुस के सिपाह सलार की बेटी शाह का पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। तो क्या बैक्ट्रिया के सिपाह सलार ने अपनी बेटी का कोई नाम नहीं रखा? रुखसाना, रुखसाना नाम है हमारा। रॉक्सेन। आप मुझे रॉक्सेन भी बुला सकते हैं। पैगाम क्या है? शाह बेसुस की ओर से आपके लिए एक तोहफा है।
आओ तुम्हारी कुछ लोगों से मुलाकात करवा दी जाए। ये अलेक्जेंडर काफी देर से दिखाई नहीं दे रहा। कहीं वो तुम्हारे अब्बूजान को लेने तो नहीं गया? उसने कहा था कि वो हम सबके सामने उनका कत्ल करेगा। लगता है ये तूफान कुछ अशुभ होने का संकेत ला रहा है पुरु। इस तूफान में नौका को सही मार्ग पर रखना मुश्किल हो रहा है। हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है भाई। हमें बोर्ड तक पौरव राष्ट्र पहुंचना ही होगा। और मुझे अंदेशा हो रहा है कि कोई भयानक घटना घटने वाली है। ये तोहफा हमें बैक्टीरिया के उन लोगों ने भेजा है जिनके पास डरायस ने पनाह ली थी। अपने सारे अश्क सिर्फ अपने अब्बू पर ही बर्बाद मत कर देना शहजादी। कुछ आंसू अपने उस आशिक पोरस के लिए भी बचा कर रखो, क्योंकि बहुत जल्द मैं उसका सिर तुम्हें तोहफे में देने वाला हूं। दुश्मन अगर तोहफा भेजे तो इसका मतलब साफ है, दोस्ती करना चाहता है। अगर शाह बेसुस हमसे सुलह चाहते हैं तो उनसे जाकर कहो कि हमने उन्हें मुलाकात के लिए तलब किया है। गुस्ताखी माफ, मगर शाह आपसे उनके किले में मिलना चाहते हैं। आप एशिया के शाह हैं जो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ हो। उसे शहर के बाहर इन खेमों में रहने की क्या जरूरत? बैक्टीरिया आपका शाही इस्तकबाल करना चाहता है।
ठीक है, हम आपके शाह से मुलाकात करने जरूर आएंगे, पर एक शर्त है कि दोस्त हो या दुश्मन, पर्दे में छिपा मुझे पसंद नहीं है। इसलिए शाह के दीदार से पहले मैं तुम्हारे नकाब के पार देखना चाहता हूं, तुम्हारी सूरत का दीदार करना चाहता हूं। सूरत में क्या रखा है शाह हुजूर? आपने हमारी एक इल्तिजा कबूल की है तो हम भी आपकी एक फरमाइश पूरी कर देते हैं। बहुत अच्छा किया पुत्र आज तुमने। आज तो मैं गर्व से फूली नहीं समा रही कि मैंने तुम जैसे वीर राजा को अपनी कोख से जन्म दिया है। इतना शुभ दिन है आज कि मेरा पुत्र इस पौरव राष्ट्र का महाराजा बन गया। देखो ये पगड़ी कितनी सुंदर लग रही है तुम्हारे सर पर। तो क्या हुआ जो इसके लिए तुम्हें अपने पिता के सर से उतारना पड़ा? आज तो उत्सव होना चाहिए, है ना पुत्र? फिर से ये सब आरंभ मत कीजिए मां। कैसा आरंभ पुत्र? सब कुछ तो समाप्त कर चुके हो तुम। एक पुत्र का कर्तव्य, एक पिता का अभिमान, एक युवराज की मर्यादा और एक राजा का मान। न मेरे दूध में इतनी शक्ति थी और न ही मेरे रक्त में इतना साहस। फिर कहां से लाए तुम इतना दुस्साहस कनिष्क? एक क्षण के लिए भी तुम्हारी अंतरात्मा ने नहीं रोका इसके लिए। सिंहासन के लोभ में आकर तुमने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी। सच बताना, क्या दर्पण में स्वयं से आंखें मिला पाओगे? और क्या कहोगे अपनी आने वाली पीढ़ी को कि मैंने ये सिंहासन अधिकार से नहीं बल्कि अनाचार से पाया है? बस मां, अब यदि पौरवराज के विरुद्ध एक और शब्द कहा तो मत भूलिए, जब आपके पति राजा नहीं रहे, मैं महाराज हूं। अपनी सीमाएं पार मत कीजिए। तो क्या
एक राजा किसी का पुत्र नहीं होता। राजा केवल राजा होता है, किसी का पुत्र या संबंधी नहीं। इसलिए बार बार मेरी माता बनकर मुझे उपदेश देना बंद कीजिए, क्योंकि मेरा क्रोध अगले ही पल आपको आपके पति के पास बंदीगिरी पहुंचा सकता है। महारानी कदिका हमारे लिए हानिकारक नहीं है कनिष्क। सोचना यह है कि भूतपूर्व महाराज के साथ करना क्या है। तूफान की गति बढ़ती जा रही है लाची, कुछ करना होगा हमें। लगता है ये तूफान कुछ अशुभ होने का संकेत ला रहा है पुरु। पुरु, पुरु, हवा और जल का प्रवाह हमारे विपरीत है। इस तूफान में नौका को सही मार्ग पर रखना मुश्किल हो रहा है। हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है भाई, हमें बोर्ड तक पौरव राष्ट्र पहुंचना ही होगा। और मुझे अंदेशा हो रहा है कि कोई भयानक घटना घटने वाली है। आर्य रुक जाइए, आर्य मत कीजिए ऐसा। आर्य स्वयं को कष्ट मत दीजिए। आर्य, आर्य हमें दंड के पात्र हैं, हमें दंड मिलना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे आर्य? रुक जाइए आर्य, मेरे लिए रुक जाइए। आर्य, आपने जो कुछ भी किया उसमें आपका कोई दोष नहीं है। अनुसुईया, हमारा ही दोष है। दोष ये है कि हम कभी तुम्हारे पति होने का कर्तव्य पूर्ण न कर सके। दोष ये है कि हमारा धर्म था तुम्हें सुख देना, और हमारे कारण तुम्हें सदा दुख ही मिले। नहीं आर्य, ऐसा मत कहिए। कहने दो अनुसुईया, मन का बोझ कुछ तो हल्का होगा। स्वयं को आज से अधिक दुर्बल, असहाय कभी अनुभव नहीं किया। हम तुम्हारे जीवन में केवल दुर्भाग्य बनकर आए हैं।
हमारे कारण पीड़ा भोगनी पड़ी। नहीं आर्य, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। क्या प्राप्त हुआ तुम्हें हमसे विवाह करके? अखंड भारत मिला नहीं, स्वयं का अस्तित्व खंड खंड हो गई। जब मिली तो कारागार मिला, फिर स्मृति खोकर अपनों से दूर रहने का अभिशाप मिला, और 21 वर्ष पश्चात जब लगा सब कुशल है तो फिर से हमारे कारण तुम्हें कष्ट भोगने पड़े। हमें क्षमा कर दो अनुसुईया। हम तुम्हारी पीड़ा ले नहीं सकते। परंतु अपने दोष का दंड तो हमें लेने दो। सत्य तो यह है अनुसुईया कि हमारे साथ रहकर तुमने सदा खोया, कुछ पाया नहीं। कौन कहता है कि मैंने कुछ नहीं पाया है? आपसे विवाह करके मुझे वो व्यक्ति मिला जो मुझसे अपार प्रेम करता है। जिसने मेरी 21 वर्ष की पीड़ा को हर पल अनुभव किया है। मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ आर्य, कि जितना समय मैंने आपके साथ जिया है उसका हर एक पल सहस्त्र वर्षों के आनंद के समान मिला है मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिला जो राजा होने के पश्चात भी अपनी शक्ति से भ्रष्ट नहीं हुआ। मुझे एक ऐसा प्रेम करने वाला व्यक्ति मिला जिसका हृदय बहुत पवित्र है और मन में न्याय। ऐसा करना आवश्यक है अमात्यता। आवश्यक है, तभी यह निर्णय लिया गया है कनिष्क, और ये कार्य कल ही होगा। ऐसा मत कीजिए शिवदश्री, ये अधर्म होने से रोक लो कनिष्क। ऐसा मत करो, वो तुम्हारे मैंने अनेकों साम्राज्यों को उभरते और उनका पतन होते हुए देखा है। एक राजा की निरंकुशता बनी रहे, उसके लिए आवश्यक है कि उसकी प्रजा उसके बल और क्रोध से डरे। शासन यदि अशुभ है तो भय उसकी रास है कनिष्क।
इसीलिए इस घोषणा पत्र पर मुहर लगाओ। यह पौरव प्रजा के लिए अति महत्वपूर्ण संदेश है। और रानी अनुसुईया, उनका क्या करेंगे? अगले हफ्ते पोरस में देखिए सैनिकों, दोनों को इसी समय समाप्त कर दो। और आने वाला है वो जिसकी नीति ने बदल दी भारत की नियति। खुश आमदीद। बैक्टीरिया की खुशकिस्मती है कि दुनिया के सबसे ताकतवर शाह के कदमपोशी का मौका मिला। उम्मीद है आपको इस नाचीज का तोहफा पसंद आया होगा। बेशक पसंद आया। मेरी मां मलिका ओलंपिया को भी, और मेरे सिपह सालार लीटा सोले फेस्टियन को भी। जरा नवाजी के लिए शुक्रिया शाह। बैक्टीरिया की तारीख में आज का दिन एक बहुत ही यादगार दिन है, इसलिए हमने आपके लिए एक जश्न का इंतजाम किया है। बेशक जश्न तो होना ही चाहिए, और मैं भी चाहूंगा कि बैक्टीरिया के लिए इस दिन को मैं यादगार बना दूं। ऑक्सी आर्टिस्ट से मिलिए शाह, मेरा सबसे वफादार सिपह सालार है। मौका आने पर यह मेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। तो आज का ये जाम
ऑक्सीआर्टिस की वफादारी के नाम। तुमसे किया वादा पूरा होगा रॉक्सैन। आज मैं जश्न में हूं। अपना वादा पूरा करने वालों की बहुत इज्जत करती हूँ मैं। खुशी हुई आपको यहाँ बैक्टीरिया के जश्न में शामिल होता देखकर। आप कुछ सोच रहे हैं शाह एशिया? यही कि ये जश्न थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, पूरा कर देता हूं। तुम्हें लगा बेसुस कि मैंने तुम्हारी सुलह का पैगाम कबूल किया? नहीं, अलेक्जेंडर ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखता जिन्हें गद्दारी और वफादारी में कोई फर्क मालूम ना हो। वफादारी से अहम कुछ नहीं और गद्दार से अहमक कोई नहीं। डरायस मेरा दुश्मन था मगर तुम्हारा दोस्त था। उसने मुझसे बचने के लिए तुम्हारे पास बना ली और तुमने अपने आप को बचाने के लिए उसी का कत्ल कर दिया। जो अपने दोस्त का कत्ल कर सकता है वो कल को अपने फायदे के लिए मुझ पर भी वार कर सकता है। और दगाबाजों के लिए ना मेरी फौज में कोई जगह है और ना ही मेरे दिल में। शाह बेसुस ने बताया था कि आप बैक्टीरिया के सबसे वफादार सिपह सालार थे। इसलिए आज मैं आपको बैक्टीरिया का नया हुक्मरान बनाने का ऐलान करता हूं, जो कि मेरे हुक्म से सल्तनत चलाएगा। तो आज का ये जश्न बैक्टीरिया के नए शाह ऑक्सीआर्टिस के नाम।
गैरत है, जिन आंखों में खुशी होनी चाहिए उनमें आंसू। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे वालिद आज बैक्टीरिया के हुक्मरान बने हैं, तुम शहजादी हो गई हो। ये जश्न का मौका है रॉक्सेन, और जश्न में जाम छलकते हैं, आंसू नहीं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इस जश्न में शामिल नहीं होना चाहूंगी। शाह जैसे नेक दिल लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। उन्होंने बैक्टीरिया की आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। मैं उनकी मौत का जश्न नहीं मना पाऊंगी। इस दुनिया का हर काम एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह होता है रॉक्सेन। हमारा किया गया कोई भी काम किसी के लिए अच्छा होता है तो किसी के लिए बुरा, और आखिर में सबको मिलता वही है जिसका वो हकदार होता है। और शाह बेसुस मौत के हकदार थे। फिर तो हम भी उसी सजा के हकदार हुए। हम सबने मिलकर शाह डरायस को पनाह दी थी और हम सबकी मर्जी से उनका कत्ल हुआ था। मैंने बहुत सी जंग लड़ी है रॉक्सेन, और जानती हो हर जंग की सबसे बड़ी सच्चाई क्या होती है? कि दुश्मन की फौज के हुक्मरान को खत्म करो और जंग खत्म। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक शाही अपनी सल्तनत के हर नतीजे और हर फैसलों का जिम्मेदार होता है, सही गलत सब कुछ। फतह हो तो उसका सेहरा उसके सर पर बांधा जाता है, और शिकस्त की कालीख भी उसी के चेहरे पर पोती जाती है। कीमत सिर्फ बेसुस को चुकानी थी। आप चाहे जो कहें शाह एशिया, पर मेरा ज़मीर मुझे इस जंग जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं देता। अब आपकी इजाजत हो तो मैं यहां से जाना चाहूंगी। मैं तुमसे यहां तुम्हारा मिजाज जानने नहीं आया हूं रॉक्सेन। मैं बैक्टीरिया की नई शहजादी से यह जानने आया हूं कि क्या वो मुझसे शादी के लिए तैयार है। मैं उस इंसान से शादी कभी नहीं करना चाहूंगी जिसके हाथ उस इंसान के खून से रंगे हों, जो मेरे लिए बहुत अजीज थे। गुस्ताखी माफ, पर मैं एक बेरहम कातिल से शादी नहीं करना चाहती। आज इस जनसभा का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि पौरव प्रजा अपने नए राजा के पहले न्याय में साक्षी बन सके। आपके समक्ष लाया गया अपराधी जो अब तक आपका राजा था किंतु अपना राजधर्म ना निभा सका, इस स्त्री के बहकावे में आकर ऐसे निर्णय लिए जो राज्य के हित में नहीं थे।
और ये स्त्री, आप कथित महारानी, जो यहां स्वयं अपने राष्ट्र से घात करके आई, इस अपराधी ने यह नहीं सोचा जो अपनों की नहीं हुई वह हमारी क्या होगी। भूतपूर्व महाराज ने स्त्री के साथ विवाह करके हमारे देश के साथ द्रोह किया है, इसलिए यह दंड के पात्र है। और राष्ट्र की प्रथा है कि हर अपराधी को स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का एक अवसर दिया जाए। तुम्हें भी दिया जाएगा बंदी। कहो, क्या द्रोह का दोष स्वीकार है? हाँ, हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं। आर्य, हम दोषी हैं क्योंकि हमने विश्वास किया। अपने भाई पर, अपने पुत्र पर, हम दोषी है कि अपने परिवार के प्रेम के चलते कहीं ना कहीं हम कदाचित एक राजा के कर्तव्य निभाने से चूक गए। हम दोषी है कि अपने भाई के अपमान का प्रतिकार लेने के लिए हमने एक विदेशी से संबंध जोड़ लिया है। हम दोषी हैं कि जिस दिन हमारे पुत्र को हमने पहली बार अपने बाजू में लिया, वही हमारे संसार का केंद्र बन गए। कि उसके भविष्य के अतिरिक्त हमारी कोई और इच्छा शेष नहीं रही। जिस क्षण हमने हमारे पुत्र की आंखों में देखा रानी गढ़िका, उस क्षण हमने प्रण लिया कि एक अच्छा पिता बनने के लिए हमें चाहे जो करना पड़े हम करेंगे। पर हम दोषी हैं कि हम एक अच्छा पिता न बन पाए। एक राजा और एक पिता के कर्तव्य के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर पाए। हम पात्र हैं इन लौ बंधनों के कि हमारी ममता के बंधनों को तोड़कर हम सत्य का सामना न कर सके। हम तुमसे नहीं, अपने आप से क्रोधित है कनिष्क कि हम एक अच्छे पिता से न हो सके। वृक्ष यदि ठीक से ना बढ़े तो गलती माली की होती है कि वो उसे ठीक से पनपा ना सका। इसलिए हम दोषी हैं। आज यहां जो हो रहा है उसके उत्तरदायी हम हैं। हमने तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना तो सिखा दिया, किंतु उचित मार्ग की दिशा बताना भूल गए। जब तुम्हें चोट लगी तो उसके उपचार में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी।
किंतु ये समझाना भूल गए कि कभी भी किसी को भी अनावश्यक चोट नहीं पहुंचानी है। तुम्हें तलवार चलाना सिखाकर योद्धा तो बना दिया, किंतु ये सीख ना दे सके कि कब, किसके लिए और किसके विरुद्ध इस तलवार को उठाना। राजा हो, अच्छा लगा देखकर कि कठोर निर्णय लेना सीख गए हो। बस आशा है कि उचित निर्णय लेना भी सीख जाओ। अगले हफ्ते पोरस में देखिए सैनिकों, दोनों को इसी समय समाप्त कर दो। और आने वाला है वो जिसकी नीति ने बदल दी भारत की नियति। हम तुमसे बस इतना कहना चाहते हैं कनिष्क कि हमारी भूल मत दोहराना। अपनी संतान की उंगली पकड़कर चलना सिखाना, पर यह भी सिखाना कि किस मार्ग पर उसे आगे नहीं बढ़ना है। उसे अपने कंधे पे बिठाकर संसार दिखाना, पर ध्यान रखना कि उसकी दृष्टि अनुचित और उचित में निर्णय ले सके। इस सिंहासन को ऐसा उत्तराधिकारी देना जिस पर तुम गर्व कर सको। उसे यह राजसी तलवार उठा सकने की शक्ति के साथ इसे कहां उठानी है, ये मति भी देना। हाँ कनिष्क, उसे ये विवेक देने से पहले तो तुम्हें उसे जगाना होगा। एक कनिष्क वो था जिसने अपने पिता के सिंहासन पर ना बैठने के निर्णय को सुनकर पूरे 10 लोक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। परंतु आज जो मेरे समक्ष खड़ा है कि वो कनिष्क नहीं है। एक बार फिर से अपने निर्णय पर विचार करो पुत्र।
अद्भुत। प्रशंसा के योग्य है भाषा। अपना अपराध भी स्वीकार किया तो इस प्रकार के महाराज कनिष्क अपने आप को अपराधी मान बैठे। अद्भुत भाषण कला है। आगे बढ़िए महाराज कनिष्क और दीजिए आदेश अपने पिता को मुक्त करने का। ये तो केवल प्रारंभ है, क्योंकि इन्हें मुक्त करने के पश्चात सबसे पहले फिर से ये अपना अधिकार पाएंगे और स्वयं महाराज बनकर आपसे आपका सिंहासन छीन लेंगे। और जब पुरु पौरवराष्ट्र लौट आएगा तो फिर से युवराज पद या तो तुमसे छीन लिया जाएगा या फिर भावनात्मक दबाव बनाकर तुमसे ले लिया जाएगा। नहीं कनिष्क, हम माती की बातों में मत आना। हाँ, अपने ताऊश्री के स्थान पर जिसने सदैव तुम्हारा साथ दिया, इस स्त्री की बात सुनो ना। अपराधी, एक बात और नहीं सिखाई तुमने अपने पुत्र को कि राजा को किसी भी भावना में बहने का अधिकार नहीं है, परंतु मैं अमर्त्य शिवदत्त राजा और उसके सिंहासन का रक्षक हूं। भावनाओं में बहकर जो भूल तुमने की है वो मैं महाराज कनिष्क को नहीं दोहराने दूंगा। आज पिता होने का स्वांग भर रहे हो तुम। सत्य तो यह है कि इनके जीवन में पुरु के अतिरिक्त और कोई महत्वपूर्ण रहा ही नहीं। 21 वर्ष पूर्व जब इन्होंने पुरु को खोया, तब भी मन में एक आशा जीवित थी। 21 वर्ष तुम्हें प्रेम देने के स्थान पर इन्होंने उस आशा को पाला, और वो आशा जब सत्य बनकर सामने आई तो तुम्हें ठुकरा दिया। जब तक पुरु यहां पर है, ये दोनों तुम्हें तुम्हारा अधिकार कदापि नहीं देंगे। लज्जा आनी चाहिए आपको शिवदत्त श्री। एक पिता अपने पुत्र के संबंध, अपने भाव, अपना प्रेम व्यक्त कर रहा है, और आपने इसमें भी स्वार्थ ढूंढ लिया। यदि महाराज की पीड़ा झूठी होती तो सभा में उपस्थित किसी की भी आंखें नम नहीं होती, उनकी आंखों में अश्रु नहीं होता। क्योंकि महाराज की पीड़ा सत्य है। वर्षों पूर्व आपने एक पति पत्नी के बीच में दरार डाली, और आप अब पिता और पुत्र के संबंध तोड़ना चाहते हैं। तो वास्तव में देशद्रोही हम नहीं, आप हैं। अमात्य शिवदत्त का अपमान करने का दुस्साहस मत कर। हमारी समस्याओं का कोई कारण है तो केवल आप।
तो ठीक है कनिष्क, यदि तुम्हें लगता है कि इन सब के पीछे मैं हूं, तो मुझे दंडित करो। तुम जो दंड दोगे मैं स्वीकार लूंगी कनिष्क, परंतु अपने पिता को मुक्त करो कनिष्क। नहीं अनुसुईया, वो परिणाम जो भी होगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। तो ठीक है कनिष्क, आदेश दो अपने सैनिकों को, परंतु शीघ्रता से। इससे पूर्व मेरा बेटा आ जाए। तुम अपना लक्ष्य संधान करो। सैनिकों, इन दोनों को इसी समय समाप्त कर दो। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस, आज तक तुम्हें अपना छोटा भाई मानकर क्षमा करता रहा कनिष्क, पर जो अपराध तुमने आज किया है उसके लिए तो भगवान भी स्वयं तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएंगे। आज पूरी प्रजा के सामने मैं तुम्हें वो दंड दूंगा जिसके तुम पात्र हो। बंदी बना लो इसे और समाप्त कर दो। प्रयास करके देख लीजिए ताऊश्री।
मैं उस इंसान से शादी कभी नहीं करना चाहूंगी जिसके हाथ उस इंसान के खून से रंगे हों, जो मेरे लिए बहुत अजीज थे। बैठिए। शाह ऑक्सियाटिस! अब मैं भारत की तरफ कूच करने वाला हूं और उम्मीद है कि मेरे बैक्टीरिया को आप मेरी गैर हाजिरी का एहसास नहीं होने देंगे। शाह एशिया, आपने मुझे बैक्टीरिया का शाह बनने के काबिल समझा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपने फैसले पर कोई अफसोस ना हो। अच्छा लगा सुनकर कि आपने वादा नहीं किया, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं शाह, पर कोशिशें कामयाब होती हैं। मैं जानता हूं कि आपके दिल में वफादारी है, आप इतने नेक हैं, तभी तो आपको इतनी नेक दिल बेटी बख्शी गई है। मैं हमारा रिश्ता और भी मजबूत करना चाहता हूं शाह। मैंने आपको यकीन बख्शा, बदले में मुझे भी आपसे कुछ चाहिए शाह ऑक्सियाटिस। शाह एशिया, ये नाचीज आपको क्या दे सकता है? आपकी बेटी रॉक्सैन का हाथ। मुझे कबूल है। शाह अलेक्जेंडर अपनी शरीक हयात बैक्टीरिया से चुने। ये बैक्टीरिया के लिए बहुत फख्र की बात है। ठीक है शाह एशिया, जल्द ही कोई तारीख तय करते हैं और जश्न की तैयारियां भी। जो तारीख तय करने में वक्त लगाते हैं, तारीख उन्हें वक्त की कब्र में सुला देती है शाह। शादी आज रात ही होगी। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। मार डालो इन तीनों को। गुरु, तुम
तुम शिवदत्त और कनिष्क को संभालो, तब तक हम इन्हें संभालते हैं। तुम फिर से मेरे मार्ग में आ गए। नहीं, आज मैं तुम्हें उचित मार्ग दिखाऊंगा कनिष्क। व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है, और आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का वो परिणाम दूंगा जिसे तुम आजीवन नहीं भूलोगे। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस, मुझे रोकने का प्रयास मत करना, अन्यथा इस समस्या की जड़ ही काट दूंगा मैं। नहीं आर्य, आगे मत बढ़िए आर्य। आने वाला है वो जिसकी नीति ने बदल दी भारत की नियति। मेरी शपथ स्मरण है ना शिवदत्त श्री, कि आपका अंत मेरे ही हाथों होगा। पुरुष को लगता है कि स्त्री दुर्बल होती है, परंतु उसी दुर्बलता में कितना बल छुपा होता है, इसका अनुभव आज आपको होगा। आज आपको नारी का चंडी रूप दिखेगा। आज तुम्हें अनुमान होगा कि अपने पिता का अपमान करना कितना बड़ा अपराध है। कि महाराज पमनी जैसे पिता मिलने के सौभाग्य का किस भांति उपवास उड़ाया है तुमने।
जब व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ जाए तब उसका अंत निकट होता है। तुम्हारे विवेक ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है कनिष्क, क्योंकि तुम्हारा अंत निश्चित है। अनुसुईया नहीं आ रही है। कोई बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा और शिवदत्त श्री का द्वंद्व है, बल्कि एक स्त्री की शक्ति और पुरुष की सोच का युद्ध है। आज हर पुरुष जानेगा कि एक स्त्री का तिरस्कार करने का परिणाम क्या होता है। आओ कनिष्क, आज हम तुम्हें वो सौंपते हैं जिसकी तुम्हें कामना थी। ये सिंहासन, यही चाहते थे ना तुम? इस पर बैठना, इसके स्वामी बनना। लो, बैठो इस पर, बैठो।
जानते हो कनिष्क, ये सिंहासन वो पवित्र स्थान है जो सदैव उसका सम्मान करता है जो इसके योग्य होता है। अब यही निश्चित करेगा कि तुम इसके योग्य हो या नहीं। आप समझे शिवदत्त श्री कि युद्ध लड़ने के लिए शारीरिक बल नहीं, अपितु मन में महान लक्ष्य होना चाहिए। और जिसका लक्ष्य छोटा और बुरा हो उसका प्रहार छोटा पड़ ही जाता है। आज तुम्हें आभास होगा कि एक स्त्री पुरुष से किसी प्रकार कम नहीं। क्यों? मुझे आभास हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। लोभ और लालच में मैं अपराध कर बैठा, मुझे क्षमा कर दीजिए। इसे क्षमा मत करना अनुसूया। जिसे दूध पिलाओ वो सर्प काटे तो उसका फन कुचल देना चाहिए। समाप्त कर दो इसे और अपना प्रण पूरा करो अनुसूया। यहां भी देख लीजिए ताउश्री, आपके हाथों में हरकत हुई तो कनिष्क की गर्दन जाएगी। यदि मैंने अपने आप को रोक लिया तो भी तुम मुझे जीवित नहीं छोड़ोगे। क्यों ना मैं अनुसूया को मार कर अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर लूं। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। रुक जाइए शिवदत्त श्री। जो प्रतिकार लेना है हमसे लीजिए शिवदत्त श्री। अनुसूया को छोड़ दीजिए। मुझे रोकने का प्रयास मत करना, अन्यथा इस समस्या की जड़ काट दूंगा मैं। नहीं आर्य, आगे मत बढ़िए आर्य। अमात्य,
तुम इसी योग्य थे। मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होगा आर्या, आर्या आपको कुछ नहीं होगा। अमात्या, मेरी मां को छोड़ दो, अन्यथा मैं कनिष्क के प्राण ले लूंगा। नहीं ले पाओगे पुरु, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्बलता मेरे पास है। यदि कनिष्क को कोई भी खरोच पहुंची तो मैं तुम्हारी मां के प्राण ले लूंगा। पुरु, तुम मेरी चिंता छोड़ो, अपने पिताश्री को उपचार के लिए ले जाओ। पर मां, ये मां के आदेश है पुरु। तुम मेरी चिंता मत करो। ये दोस्त जानता है कि ये तब तक जीवित है जब तक मेरी श्वास चल रही है, और ये भी जानता है कि मुझे थोड़ी सी भी हानि हुई तो तुम्हारे हाथों इसकी मृत्यु निश्चित है। शीघ्र जाओ पुरु, अपने पिता को बचाओ। जाओ पुरु। आगे। मैं आऊंगा मां, आपका पुरु आपको मुक्त करवाने अवश्य आएगा। मुझे विश्वास है पुत्र, शीघ्र जाओ पुरु। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस।
शादी की रस्में शुरू की जाए। मुबारक हो, रस्म पूरी हुई। आप शौहर और ये बीवी हुई। मुबारक हो ज़ियूस, तुम्हें लंबी उम्र और कभी ना खत्म होने वाली खुशियां बख्शे। अलेक्जेंडर, तुम्हारी नई नई शादी हुई है। मुझे लगता है कि कुछ और दिन तुम्हें अपनी बीवी के साथ बैक्टीरिया में ही रुकना चाहिए। जो आराम के लिए रुक जाता है उसका मकसद हराम हो जाता है मलिका, और मेरा मकसद बैक्टीरिया से कहीं आगे है। भारत, जहां की माटी मुझे पुकार रही है कि जिसे मैं अपने कदमों तले रौंदूं, और जहां वो है जिसने सिकंदर के मुकद्दर को ललकारा है। जितना भागना है भाग लो पोरस, क्योंकि अलेक्जेंडर अब तुम्हारे पीछे आ रहा है। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। आप एक महान योद्धा है महाराज, आप हार नहीं मान सकते। आपको अपने गुरु का साथ देना होगा महाराज। क्या हुआ अस्ति, तुम रुक क्यों गए? तो महाराज के पांव ठंडे पड़ रहे हैं। आने वाला है वो जिसकी नीति ने बदल दी भारत की नियति। धैर्य रखिए पिताश्री, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। हस्ती, पिताश्री का रक्त बहता जा रहा है, हमें शीघ्रता करनी होगी। संयम रखिए पिताश्री, अभी तो हमें स्वतंत्र भारत का स्वप्न पूरा करना है। बस आप सांस लेते रहिए पिताश्री। हस्ती, रथ रोको। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें कुछ भी करके पिताश्री के बहते रक्त को रोकना होगा। बस कनिष्क, अब भी समय है तुम्हारे पास। यह अनर्थ होने से रोक लो, अपने पिताश्री के प्राण बचा लो, अन्यथा पौरव राष्ट्र की आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगी। अपनी आंखों पर लगी ये भ्रम और लालच की पट्टी उतार दो कनिष्क, इससे पूर्व कि विलंब हो जाए। बचा लो अपने पिताश्री के प्राण, बचा लो।
अद्भुत, अति उत्तम। आज तुमने अपनी मां के दूध का ऋण उतार दिया, सिद्ध कर दिया कि तुम सुपुत्र हो कनिष्क। सबसे पहले इस भरी सभाघर में अपने पिता की पगड़ी, उनका मान, उनका सम्मान, उनका पद छीन लिया और उसके पश्चात उनके पीठ पर वार होता हुआ देख मौन रहकर अपना पुत्र धर्म निभाए। और अब जिस मां ने तुम पर उंगली तक नहीं उठने दी, उस पर तुमने तलवार उठाई। अद्भुत, यही तो है एक वास्तविक क्षत्रिय का गुण। इसी दिन के लिए तो प्रतीक्षा करती है एक मां। 9 माह तक अपने कोख में अपनी संतान को पालती है, ताकि आज वो उसके ऊपर तलवार तान सके और अपने पिता का आघात कर सके। आज तो तुमने पौरव राष्ट्र का नाम इतिहास में सदा के लिए अंकित कर दिया। आज के दिन के लिए पौरव परिवार और पौरव राष्ट्र ही क्या, इतिहास स्वयं लज्जा से अपनी दृष्टि झुकाए रहेगा। तुम ही हो इस विनाश का कारण और वो राष्ट्र की गरिमा और मान पर कलंक हो तुम। हम तो बस इस कलंक को धो रहे हैं। मौन रहो, अन्यथा क्या? क्या शिवदत्त, फिर से एकांत द्वंद करना है? अभी कुछ ही क्षण पहले इसी मुख से आपने अपने प्राणों की भिक्षा मांगी थी मुझसे। मेरे आर्य के पीठ पर प्रहार आपने अवश्य किया, परंतु उनकी अर्धांगिनी आज सीना तान के आपके सामने खड़ी है। आपके हर प्रहार का प्रतिकार लेने के लिए साहस है तो रोक कर दिखाइए। मुझे अपने बल का भय मत दिखाना, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि यदि आप यहां जीवित खड़े हैं तो तब तक जब तक मेरा पुत्र पुरु यहां नहीं लौट कर आ जाता। भिक्षा में मिले जीवन के कुछ क्षणों के लिए आपको मेरा आभारी होना चाहिए। स्त्री को समाप्त कर दीजिए ताउश्री। इसके पश्चात जो भी होगा हम देख लेंगे। तुम अब तक नहीं समझे कनिष्क कि तुम्हारे ताउश्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि यदि मुझे कुछ हुआ
तो मेरा बेटा पुरु तुम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। रस्सी जल गई, लेकिन बल अभी भी शेष है। ले जाओ इसे कारागार में डाल दो। और हां, किसी भी दशा में मुझे इसे जीवित रखना है, क्योंकि अपने पति की मृत्यु के पश्चात ये अपने पुत्र पुरु को साक्षात मरता हुआ देखेगी। मेरी बात स्मरण रहे, अपने जीवन के अंतिम पल गिनना आरंभ कर दो, क्योंकि तुम्हारी करनी का फल देने के लिए मेरा पुत्र अवश्य आएगा। और यदि मेरे आर्य को कोई भी हानि पहुंची तो उसका परिणाम सिर्फ मृत्यु दंड होगा। इसीलिए अपने प्राणों की प्रार्थना करो कि मेरे आर्य कुशल हो, 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 कि मेरे आर्य कुशल हो। महाराज आंखें खोलिए महाराज। महाराज आंखें खोलिए महाराज। मैं औषधि लेकर आता हूं, आप ठीक हो जाएंगे महाराज, कुछ नहीं होगा आपको। आप एक महान योद्धा है महाराज, आप हार नहीं मान सकते, आपको लड़ना होगा, आपको अपने पुरु का साथ देना होगा महाराज। मैं जानता हूं महाराज कि आप अपने पुरु को सुन सकते हैं, आप हिम्मत नहीं हार सकते। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए। क्या हुआ अस्ति? तुम रुक क्यों गए? पुरु महाराज के पांव ठंडे पड़ रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। महाराज अपने राष्ट्र को संकट में छोड़ के नहीं जा सकते। महाराज उठिए, उठिए, महाराज उठिए। महाराज, महाराज, लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। महाराज की हृदय गति चालू है। महाराज जीवित है लाची, वो औषधि दो। जड़ी बूटियां पर्याप्त नहीं है पुरु। महाराज के घाव बहुत गहरे हैं। इनका उपचार केवल एक अनुभवी वैद्य कर सकता है। हमें कुशल और अनुभवी वैद्य की आवश्यकता है। पर इस समय हमारी सहायता कौन करेगा लाची? हमें वैद्य कहां से मिलेगा? एक व्यक्ति है। हाँ पुरु, एक व्यक्ति है जो महाराज बमनी के प्राण बचा सकता है। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रखंड आचार्य हैं। प्रखंड आचार्य।
विचारे अखंडम बुद्धिविवेकः ज्ञानम प्रचंडम राजनीतज्ञ विचारे अखंडम गुणे गुण निधानम रणनीति चतुरम वनैः मंत्रणाच प्रबलपथम प्रकाशम। जिनकी बुद्धि की कोई उपमा नहीं, ना ही ज्ञान की कोई सीमा है। मिथिला, काशी, कसौला, उज्जैन क्या, पूरे संसार से विद्यार्थी उनके अधीन अपना अध्ययन पूर्ण करने आते हैं। तो वेद वेदांगों में प्रवीण, गणित, अर्थशास्त्र, खगोल विद्या, चिकित्सा, शस्त्र विद्या, युद्ध नीति, संगीत या नीति, हर क्षेत्र में उनसा दक्ष कोई नहीं। राजा हो या व्यवसायी, सन्यासी हो या संसारी, सभी उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए दूर दूर से आते हैं और उनके दिए सुझावों का अनुसरण भी करते हैं। कहाँ मिलेगा वो व्यक्ति? उनसे भेंट करने के लिए हमें तक्षशिला जाना पड़ेगा। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को अंबी कुमार का नमन। आचार्य, वो नमन का उत्तर देने का समय नहीं है अंबी कुमार। श्वास छोटी पड़ रही है। और मेरे लिए चुनौती बड़ी हो रही है। मां झेलम, आपके जल ने मुझे हर जलन से बचाया। आपकी धारा की शक्ति ने मुझे सदा साहस दिया। आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, अब मेरे आर्य की भी रक्षा कीजिए झेलम मां। यदि पीड़ा देनी है तो आप मुझे दीजिए, परंतु मेरे आर्य के प्राण बचा लीजिए। मेरे आर्य के प्राण बचा लीजिए। महात्मा, पुरभैया के हटे उनको कुछ नहीं होगा। महाराज सुरक्षित लौट आएंगे, विश्वास करें उन पर। तुम्हारे पुरु भैया के विश्वास से आज से ही तो चीजें थोड़ी बदल है।
लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। सत्य कल्पना से विचित्र होता है। पुरु को भी इस बात का शीघ्र ही ज्ञान होने वाला था। अपने पिता के जीवन के अध्याय को समाप्त होने से बचाने के प्रयास में लगा पुरु नहीं जानता था कि उसके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। जिस उद्देश्य से पुरु ने जन्म लिया, वो उद्देश्य उसकी ओर तीव्रता से बढ़ रहा था। भारत के पहले रक्षक की भेंट शीघ्र ही उसके प्रारब्ध से होने वाली थी। वो प्रारब्ध जो पुरु की मातृभूमि पर शासन करने का निश्चय कर चुका था और हवाओं को चीरता हुआ तूफान की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। इस तूफान में ये रास्ता पार कर पाना मुश्किल है। हमें इसके थमने का इंतजार करना होगा। वो सिकंदर ही क्या जिसके कदम एक तूफान रोक दे। तुम फौज के साथ रुको हेफेस्टियन, मैं उस जमीन के सीने पर कदम रख कर आता हूं। अलेक्जेंडर भारत में प्रवेश कर चुका है। भारत की सरजमी और हमारे कदमों में कितना फासला है फेस्टियन? बस के हिंदू कुश की पहाड़ियां पार करते ही हम आपके ख्वाबों के आशियाने में होंगे हुजूर। मगर इस तूफान में ये रास्ता पार कर पाना मुश्किल है। हमें इसके थमने का इंतजार करना होगा। वो सिकंदर ही क्या जिसके कदम एक तूफान रोक दे। वो ज़्यूस का बेटा ही क्या जिसकी राह में कोई चट्टान खड़ी होने की हिमाकत कर सके। तुम फौज के साथ रुको हेफेस्टियन, मैं उस जमीन के सीने पर कदम रखकर आता हूं जिसकी वजह से मेरी मां की जिंदगी खौफजदा है।
मेरी मातृभूमि पर कदम रखने का साहस भी किया तो मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। तुम्हारी सरजमी पर मैंने अपने कदम रख भी दिए पोरस, और तुम्हारे मुल्क की माटी को अपने पांव तले रौंद भी डाला। अब देखते हैं कि कैसे तुम्हारा मुल्क और उसकी माटी मुझे भारत का शाह बनने से रोक सकती है। आचार्य जी, महाराज अब कुशल तो है ना? हथेली पर सरसों उग सकती है क्या पौरव कुमार? अगर लक्ष्य गंभीर हो तो परिणाम भी समय लेता है। मैंने जो सर्वश्रेष्ठ था वो किया। मेरी शक्ति से अभी ये जीवित है। अब ये इनकी आत्मशक्ति पर निर्भर करता है कि ये जीवित रहेंगे या नहीं। और आपके वर्षों का अनुभव क्या कहता है आचार्य? यही कि जो भवितव्य है वो घटकर रहेगा। जो नियत है उसे कोई नीति नहीं बदल सकती। भवितव्य तो पौरव राष्ट्र की अराजकता से मुक्ति है आचार्य। भविष्य है अखंड भारत, जिसे मेरे पिता अपनी आंखों से स्वयं देखेंगे। अर्थात यह कि वो कुशल हो जाएंगे। प्रसन्नता हुई जानकर कि तुम मात्र शब्द नहीं, उनमें छिपे संकेत भी समझते हो। और घाव तो तुम्हें भी लगे। और जिसका भवितव्य युद्ध हो उसका चोटिल रहना ठीक नहीं। संक्रमण विद्रोह की भांति होता है। जो सही समय पर न दबाया जाए तो राष्ट्र को खोखला कर देता है। संक्रमण सही समय पर न रोका जाए तो देह को खा जाता है। अब श्रेष्ठ यही होगा कि महाराज को विश्राम करने दिया जाए। आप सब भी जाकर विश्राम कीजिए।
आपको यहां देखकर संतोष हुआ आचार्य। निश्चिंत रहो पुरु, महाराज बमनी अब सुरक्षित हाथों में है। संसार भर में आचार्य विष्णुगुप्त से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं। बस एक बार महाराज कुशल हो जाएं पुरु, तो उसके पश्चात हम प्रतिकार लेंगे। कनिष्क और अमात्य शिवदत्त को उनके किए का दंड अवश्य मिलेगा। नहीं अंबी, मैं उसके लिए महाराज के होश में आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जैसा कि महाराज अंबिराज ने कहा, अब पिताश्री सुरक्षित हाथों में है। अब हमारा उद्देश्य पौरव राष्ट्र है, जहां माता ने मेरी मां को बंदी बनाकर रखा है। मैं शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचकर मेरी मां को मुक्त करवाना होगा। मेरे माता पिता के साथ किए गए कृत्य का प्रतिकार लेना होगा हमें। क्या हुआ अंबी? सब कुशल तो है ना? तुम्हारे प्रतिकार लेने से पूर्व मुझे तुमसे और आचार्य विष्णुगुप्त से एक महत्वपूर्ण मंत्रणा करनी है। मेरी मां को मुक्त करवाने से अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है महाराज? हम तो ये भी जानते हैं कि वो कहां है, तो फिर विलंब कैसा? क्या कारण है इस मंत्रण का? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर भारत में प्रवेश कर चुका है। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। ये मोती खास भारत से, मीठे पानी के। वो वक्त गुजर चुका है शाह, जब मुझे तोहफों में दिलचस्पी हुआ करती थी। वक्त तो एक चक्का है रॉक्सेन, लौट कर आता है। अब मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुमसे मोहब्बत भी करता हूं। तो जब मेरी मोहब्बत कबूल है, मेरा साथ भी कबूल है, तो फिर ये तोहफा भी कबूल करो। मैंने आपसे शादी कबूल की है,
पर ये सब मुझे मंजूर नहीं। कमाल है, देवता ज़्यूस के बेटे में तुम्हें दिलचस्पी नहीं। खैर बता दीजिए, क्या दिलचस्प लगता है आपको? आपके कदमों में हाजिर हो गए। भारत के एक शख्स के बारे में सुना है मैंने। बारसीन ने बताया मुझे, उसे छुड़ाने के लिए फारस तक पहुंच गया था वो। मुझे उस सूरमा को देखना है जो शाह सिकंदर की गर्दन पर तलवार रखकर अपनी मनमानी करने में कामयाब हुआ। वो कामयाब हुआ क्योंकि मैंने उसे कामयाब होने दिया। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा, मगर शाह सिकंदर पर शमशीर उठाने के लिए जो जिगर चाहिए वो सबके पास नहीं। और उसकी यही बात मेरी उसमें दिलचस्पी जगाती है। तो अब मेरी बीवी को भारत के उस लड़के में दिलचस्पी है। गलत। दिलचस्पी उसमें नहीं, उसके कारनामों में है। जो आपकी जमीन पर यह कारनामा अंजाम दे गए, वो अपनी जमीन पर क्या कर सकता है ये देखना है मुझे। भारत के ये मोती बेशक बहुत उम्दा हैं, मगर दाम चुकाकर कोई भी इन्हें हासिल कर सकता है। मुझे ये मोती नहीं, भारत का असली हीरा चाहिए। दिलचस्पी ये जानने में कि जिस जमीन पर कब्जे के लिए आपने इतना लंबा सफर तय किया, क्या वो जमीन आपकी सरपरस्ती में आ पाएगी? बेशक सिकंदर ने पाना सीखा है, हारना नहीं रॉक्सेन। मैं भारत पर फतेह हासिल करके रहूंगा। तो ठीक है, जिस दिन आपने भारत पर फतेह हासिल कर ली, उस दिन आप मेरी मोहब्बत और मुझ पर भी फतेह पालेंगे। लगता है तुम अभी भी किसी गलतफहमी का शिकार हो। मैंने तुमसे शादी अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं रॉक्सेन, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए की है। और जिस दिन तुम्हें ये बात पता चलेगी, उस दिन तुम मेरी मोहब्बत को भी कबूलोगी और इस रिश्ते को भी। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर, तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस, ये संदेश अलेक्जेंडर ने भेजा है। तो इस पत्र में संधि का प्रस्ताव नहीं,
तक्षशिला पर आक्रमण का भाव है। अलेक्जेंडर चाहता है कि हम उससे संधि कर लें, अन्यथा वो तक्षशिला का विध्वंस कर देगा। यही ना? बिना पत्र पढ़े आपने कैसे जाना आचार्य? जब शत्रु का संदेश पढ़कर राजा के मुख का दर्पण मुरझा जाए तो अर्थ है शत्रु समर्पण चाहता है। अलेक्जेंडर अपने प्रस्ताव के उत्तर की प्रतीक्षा में होगा। स्थिति दुर्गम है गुरु। एक और तुम्हारी माता की स्वतंत्रता का प्रश्न है, और दूसरी ओर एक विदेशी के हाथों देश के परतंत्र होने का संकट। अब बोलो पुरु, तुम्हारा चयन क्या है? लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस, तक्षशिला वालों को सुलह कबूल है। वो जल्दी अपना काशिद रजामंदी के पैगाम के साथ भेजने वाले। मैं स्वयं संधि का स्वीकृति पत्र लेकर अलेक्जेंडर के पास जाऊं। जानना चाहता हूं कि वो कौन है जिसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई कि भारत पर राज्य करने का स्वप्न देखने लगी। तक्षशिला का नहीं, वो तक्षशिला को सीढ़ी बनाकर मेरा समर्पण चाहता है। संधि नहीं, मुझे बंदी बनाना चाहता है वो। तुम्हारा क्या मत है पौरव कुमार? मैं पहले भी अलेक्जेंडर को निकट से देख चुका हूं आचार्य। उसका सबसे घातक अस्त्र कोई भाला या तलवार नहीं, उसका भय है। वो जानता है कि शत्रु के मन में भय भर दो तो उसके पास अस्त्र उठाने की क्षमता नहीं बचती। यदि तक्षशिला ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो बिना रक्त बहाए उसकी यह विजय भारत के अन्य स्थानों में उसकी शक्ति का आतंक फैला देगी। यदि उसने हमारे सैनिकों का साहस जीत लिया तो उसको मातृभूमि से पार करना असंभव हो जाएगा। पारस जैसे बड़े साम्राज्य को उसने इसी नीति से जीता। अब हम उसको यह दोहराने नहीं दे सकते। एक बार उसका भय हमारे लोगों के मन में बैठ गया, फिर हम अपनी मातृभूमि को हार बैठेंगे आचार्य। तो फिर तुम ही बताओ गुरु, इस समस्या का उपाय क्या है? अनुसुईया के विषय में क्या करना है? मैं आऊंगा मां, आपका पुरु आपको मुक्त करवाने अवश्य आएगा। मुझे विश्वास है पुत्र। मातृभूमि से बढ़कर कोई संबंध नहीं होता। यदि मां को बचाने के लिए मातृभूमि को छोड़ दिया तो मां स्वयं मुझसे अपना संबंध तोड़ देगी। अपनी जननी को छोड़कर आज पुरु अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेगा, उसी जननी के विश्वास की रक्षा करने के लिए।
अब हमारा पहला उद्देश्य अलेक्जेंडर को भारत में आगे बढ़ने से रोकने का है। मैं पुरु से सहमत हूं। उसका हर बढ़ता कदम उसका विश्वास बढ़ाएगा और हमारा साहस घटाएगा। तो ठीक है, अलेक्जेंडर के संदेश का उत्तर भेजा जाए और सेना को युद्ध के लिए सज्ज किया जाए। सर्प यदि फन फैलाए तो उसके पूंछ पर पग नहीं रखते महाराज, डंस लेता है। अलेक्जेंडर को संदेश भेजा जाएगा उसी की शैली में। आपके कहने का तात्पर्य क्या है आचार्य? हर रोग की औषधि एक नहीं होती पौरव कुमार। विष दो तो व्यक्ति तिलमिला उठता है और गुड़ दो प्रेम से खा जाता है। मेरा सुझाव है कि इस संधि संदेश को स्वीकृति दे देनी चाहिए। शत्रु के साथ संधि? ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? मृग तृष्णा अम्बी कुमार, तपते मरुस्थल में एक प्यासे पथिक के लिए सामने जल का भ्रम अमृत से कम नहीं होता। यह आभासी जल उसे कुछ क्षण के लिए संतुष्टि देता है और मृत्यु इसी क्षण का लाभ उठाती है। अलेक्जेंडर भी एक यात्री है जो सहस्रों योजन यात्रा करके भारत नाम के अमृत को चखना चाहता है। संधि के लिए हमारी स्वीकृति उसकी विजय की प्यास को संतुष्टि देगी और तब वो युद्ध की नहीं उत्सव की मंशा में होगा और उत्सव में लीन सैनिकों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करना कहीं अधिक आसान होता है। किंतु क्या यह युद्ध नियमों का उल्लंघन करना नहीं होगा? हम यज्ञ का आह्वान नहीं कर रहे हैं कुमार, हम युद्ध का आह्वान कर रहे हैं। अलेक्जेंडर जैसे कपटी यवन के लिए युद्ध नीति की नहीं कूटनीति की आवश्यकता है। सिंह अगर आदमखोर हो जाए तो उसके लिए जाल बिछाना होता है। युद्ध का केवल एक नियम है कुमार, अपनी विजय और शत्रु की पराजय। और उसके लिए शत्रु की दुर्बलता को अपना बल बनाना आवश्यक है। अलेक्जेंडर को पराजित करने के लिए हमें उसी की भांति सोचना होगा, उसी की भांति उस पर प्रहार करना होगा। मैं आचार्य की बात से सहमत हूं। कोई हमारी मां के आंचल पर पांव रखे तो उसके साथ कोई नीति नहीं। हम धर्म युद्ध पर नहीं, हम उस यवन के साथ युद्ध पर हैं जिसके लिए केवल एक ही धर्म है, विजय। हम सभी ने देखा कि फारस में किस प्रकार उस अलेक्जेंडर ने अपनी सुविधा के अनुसार नियमों का उल्लंघन किया, निर्दोष नागरिकों के प्राण लेकर उनके मन में पहले अपना भय पैदा किया, फिर उसी भय को अस्त्र बनाकर उनका देवता होने का दावा किया। वो यहां आकर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, फिर हमारी पीठ पर प्रहार करेगा। उसका पहला पड़ाव तक्षशिला होगा और उसके बाद वो पौरव राष्ट्र को अपने वश में करेगा। उसके बाद कांची, काशी, कलिंग, अवंतिका एक एक करके सब पर अपना अधिकार जमाएगा और हम सब अपने ही देश में असहाय बनकर बैठे रह जाएंगे। यदि हमने ये प्रस्ताव स्वीकार किया तो वो हमारी मां की आंचल पर ऐसा घाव पहुंचाएगा जिसको हमारी पीढ़ियां भी भर नहीं पाएंगी। हमें किसी भी मूल्य पर उस अलेक्जेंडर को रोकना ही होगा। तो ठीक है, अलेक्जेंडर को स्वीकृति का संदेश भेजा जाए और युद्ध के लिए सेना को भी सज्ज रखा जाए।
महाराज बमनी का ख्याल रखो। कल प्रातः आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। रुकिए महाराज, मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं संधि का स्वीकृति पत्र लेकर अलेक्जेंडर के पास जाऊं। जानना चाहता हूं कि वो कौन है जिसकी आंखें इतनी बड़ी हो गईं कि भारत पर राज्य करने का स्वप्न देखने लगी। विवेकः ज्ञानं प्रचण्डं राजनीतज्ञं विचारे अखण्डम्। तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला! हर बार हमारी छाती पे चुभने वाला शूल तक्षशिला से ही क्यों आता है? यदि आज तक्षशिला पुरु की सहायता ना करता तो आज के सूर्यास्त के साथ बमनी के जीवन का भी सूर्यास्त हो जाता। तो आज और तुम्हारे शासन पर ग्रहण लगाने वाला कोई नहीं बचता। समय का चक्र देखो, जिन्होंने हमें ना भरने वाले घाव दिए, बमनी उन्हीं से अपना उपचार करवा रहा है। आखिर कब तक? कब मुझे ये तक्षशिला नाम के अभिशाप से मुक्ति मिलेगी? सर्प और शत्रु को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए माध्यता। उनका कुचला जाना आवश्यक है। उचित कहा राजन। इस उदंडता का मूल्य तक्षशिला को चुकाना ही पड़ेगा। अब सोचना यह है कि करें क्या। वही जो समझदार लकड़हारा एक पेड़ को गिराने के लिए करता है। वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करो, तना अपने आप झुक जाता है। और ये तक्षशिला नाम के वृक्ष की जड़ यहां पौरव राष्ट्र में है, अनुसूया। योजना क्या है? जो शस्त्रों के प्रहार से न मरे वो अपमान के भार से मर जाता है कनिष्क। बहुत पहले अनुसूया ने कहा था, स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, तिरस्कार नहीं। और अब देखना, पूरे पौरव राष्ट्र के समक्ष अनुसूया का ऐसा सम्मान होगा कि किसी तक्षशिलावासी का सर फिर कभी नहीं उठ पाएगा। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। सुना है तुम्हें अलेक्जेंडर का दिया खूबसूरत तोहफा पसंद नहीं आया। नजरों का खेल है मलिका। खूबसूरती की आपको पहचानने के लिए नजरें नायाब होनी चाहिए। वज़ा फरमाया शाह, नजरों का नायाब होना लाजमी है, फिर चाहे वो जौहरी की हो या सिपाही की।
क्योंकि एक बड़ी जंग में नजरें जरा सी चूकी, दुश्मन की शमशीर सीधा गर्दन पर टिकी। जंग उतनी ही दिलचस्प होती है जितना उसका दुश्मन, और बहुत जल्द मेरी और किसी और की दिलचस्पी पोरस की शक्ल में हमारे सामने आएगी। लेकिन मैं अभी भी ये मानती हूँ अलेक्जेंडर कि उस पोरस को जिंदा छोड़ देना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। दुश्मन को अपनी जमीन पर मारा तो क्या मारा, मजा तो तब है जब उसको उसी की सरजमीन पर घुटनों पर लाया जाए। और फिर कुछ लोग ऐसे मसलों पर अपनी राय बनाकर बैठ जाते हैं जिन्हें उन्होंने देखा तक भी नहीं। तो बेहतर होगा कि उन रायों को उन्हीं की आंखों के सामने तोड़ा जाए। एक बार पोरस मिल तो जाए, उसके बाद पूरी दुनिया देखेगी कि कौन किसका मुकद्दर लिखता है, कि कौन एक आम इंसान है और कौन देवता जियोस का बेटा। लोगों को एहसास तो हो कि मैला चांद नहीं, धूल उनकी आंखों पर है। हर मुर्गे को गलतफहमी होती है कि उसकी बांग देने पर ही सूरज उगता है, जबकि हकीकत है कि सूरज को तो उगना ही है। अब हकीकत और अफसानों का फर्क मुर्गा भले ना समझे, पर इंसानों को तो समझना चाहिए। सिकंदर अफसानों में यकीन नहीं करता मलिका, बल्कि अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करता है और लोगों की आंखों में बसे अफसानों के पर्दे भी गिराता है। अच्छा लगा देखकर। अल्फाज और जुबान की जंग में तुम दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो। उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही तुम दोनों की जुबान एक जैसे अल्फाज बोले, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर, तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। पिताश्री, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? मैं पुरु, आपका पुरु। पुरु। नहीं पिताश्री, आपके घाव गहरे हैं, आपको आराम की आवश्यकता है। आप लेटे रहिए। अनुसुईया, वो शीघ्र ही हमारे साथ होंगे पिताश्री, विश्वास रखिए। मैं उन्हें सुरक्षित लेकर आऊंगा। इन्हीं के उपचार ने
आपके प्राणों की रक्षा की पिताश्री। ये आचार्य विष्णुगुप्त। न हमारे पास पर्याप्त शब्द है, न शक्ति। बस धन्यवाद। आपकी जगह मैं होता तो यह आभार पुरु को देता, क्योंकि एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा के प्राण बचाने वाला पूरे राष्ट्र और प्रजा में नए प्राण भर देता है। शब्द हो या नीति, आपसे कौन जीत सकता है आचार्य? पारो कुमार, महाराज को विश्राम करने दो। अभी इनके घाव भरने में समय लगेगा। मैं तक्षशिला का संधि पत्र लेकर अलेक्जेंडर के पास जा रहा हूं। अलेक्जेंडर भारत पहुंच चुका है और उसका पहला पड़ाव तक्षशिला। आचार्य ने उसको रोकने के लिए एक योजना बनाई है। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। इस गणका ग्रह में एक नई वैश्य आई है बस। तक्षशिला नरेश मात्र अपने राज्य और प्रजा दोनों की सुरक्षा चाहते हैं। अलेक्जेंडर या किसी भी यवन ने युद्ध में एक हाथी का प्रयोग होते हुए नहीं देखा, और यही बात युद्ध को हमारे पक्ष में करने के लिए निर्णायक सिद्ध होगी। वो आपके साथ संधि भी निभाएंगे और पोरस को सौंपने का वचन भी। शायद एशिया का इकबाल बुलंद हो। तक्षशिला को भेजे हुए पैगाम का जवाब आया है फेस्टियन। कभी ऐसा हुआ है हुजूर कि वो ना हुआ हो जो आपने सोचा? तक्षशिला वालों को सुलह कबूल है। वो जल्दी अपना काशिद रजामंदी के पैगाम के साथ भेजने वाले हैं। लगता है किसी के अफसाने की मौत पोरस से मुकाबले से पहले ही हो जाएगी। फेस्टियन, उनके कासिद को आते ही हमारे हुजूर में पेश करो। देखें तो सही, तक्षशिला ने मेरे इस्तकबाल के लिए किसे चुना है। अपने पिता का ध्यान रखना कुमार। मेरे लौटने तक युवराज अंबी कुमार के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी पूर्ण करना। मैं अलेक्जेंडर को तक्षशिला की ओर बढ़ने के मार्ग का सुझाव दूंगा। आपने केवल ये कहने के लिए मुझे नहीं बुलाया आचार्य। आप कहना क्या चाहते थे? दृष्टि सदैव श्रवण से उत्तम होती है कुमार। सुनने से अधिक देखने में समझ आता है। सुना है तुमने फारस के सम्राट दारायस को चुनौती दी थी कि तुम्हारे रहते वो भारत से पक्षी का एक पंख भी नहीं ले जा सकता। तो चुनौती तुमने सफलतापूर्वक पूर्ण भी की, लेकिन
समय चक्र बदल रहा है कुमार। जिस पंख को तुमने डारायस के लिए चुनौती बनाया था, अब वो पंख स्वयं तुम्हारे सामने चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। कुछ समझे? पंख हमसे दूर क्यों गए? क्योंकि वायु की दिशा हमारे विपरीत है आचार्य। तो क्या पंख सदैव उसी दिशा में उड़ेगा? नहीं, क्योंकि वायु कभी एक ही दिशा में नहीं बहेगी। अभी अभी तुमने जो कहा वो सदैव स्मरण रखना कुमार। पवन कभी एक दिशा में नहीं बहती। विवेकः ज्ञानं प्रचण्डं राजनीतज्ञ विचारे अखण्डम्। बुद्धिविवेकः ज्ञानं प्रचण्डं राजनीतज्ञ विचारे अखण्डम्। गुणनिधानं रणनीति चतुरं वनैः मन्त्रणा च प्रबलपथं प्रकाशम्। उत्थान उद्भव उद्गार अनुभव सदा सर्वदा अटल सत्यवाक्यः। चाणक्य चाणक्य चाणक्यः चाणक्य चाणक्य चाणक्यः। भयभीत मत हो मलय, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसे तब ही बचा पाओगी ना जब स्वयं सुरक्षित रहोगे। अच्छा हुआ आप आ गए, आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी मैं। तो क्या संदेश लाए? यही ना कि आर्य कुशल है? मुझे ज्ञात था मेरे पुरु के रहते मेरे आर्य को कोई हानि नहीं पहुंच सकती। आशा से अधिक आशावान होना भयंकर होता है तक्षशिला कुमारी। सत्य क्या है जानना चाहती हो तो सुनो। मर चुका है तुम्हारा आर्य। हाँ, बमनी अब स्वर्गवासी हो चुका है। स्वर्गवासी हो चुका है। स्वर्गवासी हो चुका है। स्वर्गवासी। नहीं, यह असंभव है।
मेरे आर्य जीवित है, क्योंकि वो इतने दुर्बल नहीं कि एक विश्वासघाती का वार उनके प्राण ले ले। जिसका विश्वास टूट चुका हो उसके प्राण तो वायु का एक झोंका भी ले लेता है। तभी तो मैं स्वयं आया हूं तुम्हें ये शुभ समाचार देने। और अब मैं तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान पर ले जाकर तुम्हें दिया अपना वचन पूरा करूंगा। गणिका बनाकर रखूंगा। ले जाओ इस बालक को। और तुम मेरे साथ चलो। मौन क्यों हो गए सब? करते रहो वो सब जो यहां होता आया है। कोई बड़ी बात नहीं हुई। इस गणिका ग्रह में एक नई वेश्या आई है बस। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। देख रही हो? देखो, ये वही स्थान है जहां तुम रहने की पात्र हो। अब यही जीवन तुम्हें बिताना है। इन गणिकाओं को देखो। और सोचो मैं तुम्हारी क्या दशा करने वाला हूं।
सूर्य ने कहा था कि मलय पर्वत के समान मुझे कठिन से कठिन परिस्थितियों में अडिग रहना होगा। अब तुम मलय पर्वत के सामने खड़े हो मत्स्य। तुमने पूरे भैया को मारने का प्रयास किया, महाराज को मारा, परंतु मानुष्य की ओर मत बढ़ना, क्योंकि उनका दुष्टरा पुत्र है मलय, उनकी रक्षा के लिए खड़ा है। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। कितना गिर चुके हैं आप अमात्य। एक छोटे से बालक को ऐसे घृणित स्थान पर लेकर आ गए। सही कहा, जब मनुष्य की मति भ्रष्ट होती है तो सबसे पहले उसका विवेक हर लिया जाता है। कि मत भूलिए कि दुष्टता का कीचड़ चाहे कितना भी मैला क्यों ना हो, परंतु वो कमल को खिलने से नहीं रोक सकता। ये है वो शुभता का कमल जो यहाँ तमाशा देखने वालों से विपरीत है। अरे इसमें इतना तो साहस है कि ये बुराई के विरुद्ध खड़ा हो सका। मेरे हृदय से आपको कुछ नहीं होगा रानी माँ। बहुत बल आ गया है तुम्हारे हाथों में बालक। उखाड़ दूंगा तुम्हारी ये भुजाएं। शिवदक्षिणी, जो करना है आप मेरे साथ कीजिए। इस बालक को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस मत करना। भले तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए साहस की आवश्यकता होती है, परंतु तुम्हारी आयु ऐसे शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं देती। पुत्र, जाओ यहां से। अच्छा, तुम्हें लुका छुपी खेलना आता है? चलो खेलते। तुम वो देखो, वहां जाकर तुम छुप जाओ और अपनी आंखें और कान दोनों बंद करके रखना और 100 तक गिनना। तब तक मैं कहीं छुप जाती हूँ, ठीक है? नहीं रानी माँ, मैंने आंखें बंद की तो ये आपको पीड़ा पहुंचाएंगे। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मलय, तुम मेरी बात नहीं मानोगे? जाओ, जल्दी जाओ और अपनी आंखें और कान दोनों बंद करके रखना। जब तक मैं ना कहूं तो अपनी आंखें और कान मत खोलना। वचन दो मुझे।
हो गया भावुकता का नाटक। चलो, अब तुम्हें तुम्हारा स्थान दिखाने का समय आ गया है। बांध दो इसके हाथ। रुको। यदि कोई यहां से गया या किसी ने दृष्टि झुकाई, वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। देखो सब, इस गणिका का मौन मर्दन होते हुए। अब तुम्हें इन्हीं गणिकाओं के मध्य में रहना है। इसलिए आवश्यक है कि महारानी होने का बचा खोचा अभिमान भी धो दिया जाए। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। एक वैश्या ना रानी होती है ना प्रजा। वैश्या तो वैश्या होती है जिनका प्रारब्ध होता है पुरुषों को आनंद देना। तुमने मुझे इस दुर्गम स्थिति में डाला है ना। अपने जीवन के अंतिम दिन गिनना प्रारंभ करो शिवदत्त, क्योंकि मेरा बेटा पुरु शीघ्र लौटेगा। अलेक्जेंडर या किसी भी यवन ने युद्ध में एक हाथी का प्रयोग होते हुए नहीं देखा, और यही बात युद्ध को हमारे पक्ष में करने के लिए निर्णायक सिद्ध होगी। सोचा था तुम्हारे अभिमान के साथ साथ अपना वो अपमान भी धो डालूं जो तुम्हारे कारण तक्षशिला ने किया था, पर वो संभव नहीं, क्योंकि तक्षशिला का मैला रक्त शुद्ध करते करते तो स्वयं गंगा भी मैली हो जाएगी। देखो सब, आज से ये तक्षशिला का मैला रक्त इसी कीचड़ में रहेगा। मौन क्यों खड़े हो तुम सब लोग? देखो, वैश्यालय में नई वैश्याई है और वैश्याओं का कोई सम्मान नहीं होता।
देखो इसे, इसके अंग अंग को देखो। और अपने मन में इसके मूल्य की गणना करो। रुक जाइए मात्य, रुक जाइए। ये हमारी महारानी है, इनका ऐसा अपमान शुभ नहीं। तो एक वेश्या अब अमात्य को बताएगी दूसरी वेश्या के साथ कैसा व्यवहार करना है। आपकी शत्रुता मुझसे, जो करना है कीजिए, मैं नहीं रोकूंगी, परंतु प्रजा में से किसी को हानि मत पहुंचाइए। प्रजा? ओह, तो अब भी महारानी होने का दम शेष बाकी है तुझमें? आज मैं तुम्हारा दम कुचलूंगा और तुम्हें अनुभव करवाऊंगा कि आज के पश्चात तुम्हारा जीवन कैसा होने वाला है। एक वेश्या ना रानी होती है ना प्रजा। वेश्या तो वेश्या होती है जिनका प्रारब्ध होता है पुरुषों को आनंद देना और उनके द्वारा कुचले जाना। इस मदिरा की तरह केवल नशा और संतोष देना, जिसने चाहा पिया, और जिसने चाहा बिखेर दिया। हो, तो महारानी को दुर्गंध आ रही है। इस गंध का अभ्यास कर लो तक्षशिला की कनिका, क्योंकि अब से अनगिनत बार तुम्हें ये परोसनी होगी अपने खरीदारों को। अब ध्यान से सुनो और एक बात सब गांठ बांध लो।
कि आज के बाद ये महारानी नहीं, एक वैश्या है। पुरुष अपने बल से स्त्री के देह को कुचल सकता है, परंतु स्त्री की आत्मा और उसके स्वाभिमान को कुचले, इतना बल तो देवों में भी नहीं। यदि तुम्हें लगता है कि इस अपमान से मेरी सोच, मेरा स्वाभिमान, मेरा संस्कार, मेरा निश्चय झुक जाएगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है शिवदत्त। वो दिन दूर नहीं जब मुझे मेरा पद और मेरा स्थान प्राप्त होगा। लौट कर आऊंगी मैं, और लौट कर आएगी तुम पर तुम्हारी करनी भी। और उस दिन अपने हाथों से मैं तुम्हारा वध करके अपनी शपथ पूरी करूंगी। तुमने मुझे इस दुर्गम स्थिति में डाला है ना, तो ये मत भूलना कि ये दुर्गम स्थिति ही एक स्त्री को दुर्गा बनाती है। और दुर्गा के प्रहार से तो स्वयं महिषासुर नहीं बच पाई, तो तुम क्या हो शिवदत्त? अपने जीवन के अंतिम दिन गिनना प्रारंभ करो शिवदत्त, क्योंकि मेरा बेटा पुरु शीघ्र लौटेगा। अभी अभी तुमने जो कहा सदैव स्मरण रखना कुमार। पवन कभी एक दिशा में नहीं बहती। ये अनुचित है और अनैतिक भी। ये स्वर कैसा? हम ऐसा नहीं कर सकते पिताश्री। मत भूलो कि तुम सिर्फ अपने पिता से ही नहीं, तक्षशिला नरेश से भी बात कर रहे हो, और मैं तुम्हारी युद्ध की रणनीति के विषय में चर्चा कर रहे थे। हाँ पुरु, बिल्कुल उचित समय पर आए हो तुम। क्या हुआ अम्बी? तुम क्रोध में क्यों हो? चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। अम्बी कुमार भी तुम्हारी तरह युवा है, और युवा जब किसी बात से सहमत नहीं होते तो उनका स्वर ऊंचा हो ही जाता है। हमें किस मार्ग से युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए, इसी बात पर विवाद हो गया। कोई बात नहीं पुत्र, राष्ट्र अब युवा पीढ़ी को ही संभालना है, तो पुरानी पीढ़ी को नई सोच स्वीकारनी ही होगी। हम तुम्हारी रणनीति से ही चलेंगे। तो क्या है वो योजना?
अगर आपको लगता है कि आपकी आंखें आपकी मोहब्बत बयां कर रही हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपकी चुपती नजरें मुझे परेशान कर रही हैं। नजरों के साथ यही तो मुश्किल होती है कि किसी से कहना कुछ और चाहती हैं, पर समझने वाला कुछ और समझ जाता है। फिर भी मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे इन आंखों ने तुम्हें कुछ महसूस तो करवाया, और मुझे यकीन है बहुत जल्द मेरी आंखें तुम्हें मेरी मोहब्बत का सलाम भी पहुंचा देंगी। एक जरूरी खबर है शाह। तक्षशिला से कासिद पहुंच चुका है, यही ना? जी हुजूर। पैगाम क्या है? हुजूर, कासिद का कहना है कि वो आपके सिवा किसी को भी अपना पैगाम नहीं सुनाना चाहता। एक मामूली से कासिद की ये जरूरत? कत्ल कर दो उसका और फिर पैगाम पढ़ो। इतना चौंक क्यों गए फेस्टियन? वो इसलिए शाह कि आप उस कासिद के जुमले दोहरा रहे हैं। उसने मुझसे कहा था कि जब मैं आपको उसके मिलने की खबर दूंगा तो आप इसी तरह उसे खत्म कर उसका पैगाम पढ़ने का हुक्म देंगे। इसलिए वो खत भी साथ नहीं लाया। वो आपसे मिलकर मुंह जुबानी पैगाम देना चाहता है। अब तो उससे मिलने के लिए मैं भी बेताब हूं। कौन है तक्षशिला से आया है कासिद? अभिनंदन सम्राट अलेक्जेंडर। चेहरे से सिपाही तो नहीं लगते। यहां क्या कर रहे हो? आशा तो थी कि आप जान जाएंगे। जो व्यक्ति की भाव भंगिमा देखकर उसे पहचान न सके वो एशिया का शाह हो ही नहीं सकता।
पुरु, तुम हमें यहाँ तो ले आए, परंतु योजना क्या है? जान जाओ गिलाची, प्रतीक्षा करो। हमें उस ओर चलना चाहिए। आओ। हाथी, करना क्या चाहते हो पुरु? अलेक्जेंडर के पास घोड़ों की एक विशाल और शक्तिशाली सेना है। यदि हमें उसकी सेना का सामना करना है तो एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होगी जो घोड़ों की शक्ति से अधिक है, और ऐसे में एक हाथी से अधिक शक्तिशाली और क्या हो सकता है लाची? आज तक अलेक्जेंडर या किसी भी यवन ने युद्ध में एक हाथी का प्रयोग होते हुए नहीं देखा, और यही बात युद्ध को हमारे पक्ष में करने के लिए निर्णायक सिद्ध होगी। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। तक्षशिला नरेश मात्र अपने राज्य और प्रजा दोनों की सुरक्षा चाहते हैं। वो आपके साथ संधि भी निभाएंगे और पोरस को सौंपने का वचन भी। संदेश लेकर सैनिक इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां तलवार की यंत्रणा की नहीं, मंत्रणा की आवश्यकता थी। हो कौन तुम? देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक आचार्य। देश विदेश से आए छात्रों को भारतीय ग्रंथों, राजनीति, चिकित्सा और ज्योतिष का ज्ञान देता हूं, और समय मिलने पर भिन्न भिन्न प्रांतों के राजाओं को राजनीति और कूटनीति के विषय में परामर्श प्रदान करता हूं। अगर एक शब्द में परिचय पूछा जाए तो बस एक विद्वान हूं मैं। विद्वान मतलब आलिम? कैसे आलिम हो तुम, जिसे इतना भी इल्म नहीं कि एक बादशाह और एक आलिम के बीच कोई बराबरी नहीं होती? शहंशाह के पास वक्त नहीं होता तुम जैसे आलिम से मिलने का। विद्वत्तम च नृपत्वम च नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। संस्कृत भाषा है ये, संसार की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा। यदि गागर में सागर भरना हो तो संस्कृत से श्रेष्ठ कुछ नहीं। जो तुमने मुझसे अभी कहा, मैं उसे ऐसी जुबान में सुनना चाहूंगा जो मुझे समझ आए। सम्राट, इस श्लोक की पहली पंक्ति आपके दृष्टिकोण का समर्थन करती है कि एक
विद्वान और सम्राट में कोई तुलना नहीं, किंतु दूसरी पंक्ति समझाती है कि आंखें खोलिए। राजा को मात्र उसके राज्य में पूजा जाता है, किंतु विद्वान का सम्मान हर स्थान पर होता है। राजा लक्ष्मीपति होता है, किंतु विद्वान सरस्वती का पूजक होता है। धन से ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता, किंतु ज्ञान से धन का अर्जन किया जा सकता है। तुम तो बिल्कुल उस्ताद अरस्तू की तरह बात करते हो। जब अपने गुरु का स्मरण हो ही आया है तो स्मरण रखिएगा, आज उन्हीं के ज्ञान और प्रशिक्षण के कारण आप यहां खड़े हैं। बेशक उस्ताद अरस्तू काबिल थे, मगर मैं ना मामूली इंसान हूं और ना ही मामूली बादशाह। मैं देवता ज़ीउस का बेटा हूं, आज की दुनिया का खुदा, जिसका नाम तारीख कयामत तक याद रखने वाली है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे शाह, जिसका नाम तारीख बहुत जल्द भूलने वाली है, उसने मेरे पैगाम का जवाब क्या भेजा है? इतना तो मुझे मालूम है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने के अलावा भी उनके दिमाग में कुछ और है। उचित समझे आप सम्राट। जब आप मेरे आने का महत्व समझ ही गए हैं तो इतनी महत्वपूर्ण बातें यहां पंडाल के बाहर खड़े होकर करना चाहेंगे? भारत से आए इस आलिम कासिद की मेहमान नवाजी करके मुझे बेहद खुशी होगी। खुशामदीद। पुरु, हाथी वन्य पशु है, कोई गाय का बछड़ा नहीं। इसे घोड़ों की भांति युद्ध में प्रशिक्षित करना मुश्किल है। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो भाई क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ऐसा कुछ करने का प्रयास नहीं किया। कड़ा परिश्रम और अभ्यास कुछ भी संभव कर सकता है। आप दोनों यहीं रुकिए, कहीं हम सबको एक साथ देखकर वो अति उत्तेजित ना हो जाए। मैं अकेला ही जाऊंगा। नहीं पुरु, तुम संकट में पड़ सकते हो। जब बात मेरे देश की रक्षा की हो तब पुरु किसी भी संकट का स्वागत करने के लिए सच है। क्षमा महारानी, क्षमा। आपका इतना अपमान हुआ और हम मौन रहे। क्षमा महारानी, क्षमा 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 महारानी, क्षमा। उठो। हम चाहते थे आपकी सहायता करें महारानी, किंतु अमात्य की शक्ति के समक्ष हम सब दुर्बल थे महारानी। क्षमा महारानी, क्षमा। ये तो होना ही था, क्योंकि आप सबकी शक्ति थी आप सबकी पीड़ा, जिसे आप लोगों ने आंसू बनाकर दुर्बलता के नाम पर बहा दिया।
तुम सब स्त्री हो, संसार का मूल हो। यदि तुम पुरुष को जन्म दे सकती हो तो पुरुष के समक्ष दुर्बल कैसे हो सकती हो? किसी का भी पथ बलशाली नहीं होता। यदि बलशाली होता है तो उसका आत्मबल, उसका स्वयं पर विश्वास। ये अराजकता अब अधिक समय तक नहीं रहेगी। आवश्यकता है तो उसके आने की जो आप सबके बल को पुकार सके, आप सबके भीतर के भय को निकाल सके। और इस भय का अंत करेगा मेरा पुत्र पुरु अमात्य और उसके पाप। अब कुछ ही क्षणों के मेहमान हैं, क्योंकि मेरा पुत्र पुरु लौटेगा। तुम्हें तो आज मैं साथ कर ही रहूंगा मित्र। जानते हो आचार्य चाणक्य यहाँ होते तो कहते कि कभी कभी मित्र बनाने के लिए शत्रु वाला व्यवहार करना आवश्यक है।
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम भारतीयों के लिए भोजन अत्यधिक पवित्र है, क्योंकि यह जीवन देता है, कर्म करने की क्षमता देता है। इसलिए भोजन को हम ईश्वर का प्रसाद मानते हैं और प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व उसे ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इससे व्यक्ति को अन्न की शक्ति प्राप्त होती है और उसका ओज भी बढ़ता है। तुम्हारे भारत के रिवाज जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आलम। मैं तुम्हारे मुल्क में मिलने नहीं, उसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाने आया हूं। मैसेडोनिया दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत है और बहुत जल्द भारत भी उसी सल्तनत का हिस्सा होगा। भारत को वश में करना था तो संधि संदेश भेजकर इतने लोगों का श्रम व्यर्थ क्यों करवाया सम्राट? भारत पर आक्रमण करके, हमसे युद्ध करके आप अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते थे। अन्य स्थानों पर आपने ऐसा ही तो किया ना। फिर हमारे लिए संधि संदेश क्यों? समझदार इंसान के हर कदम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसके पीछे भी मेरे पास एक वजह है जो कि तुम बहुत जल्द जान लोगे। विद्वान वो जो वर्षा होने से पहले वायु परीक्षण से जान ले कि कहां, कब और कितनी वर्षा होगी। पोरस, यही है ना आपके भारत आने का कारण? समझदारों से बात करना कितना आसान हो जाता है ना। तक्षशिला के शाह ने बातचीत के लिए तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। हां, तक्षशिला से सुलह तरीक के पीछे वजह पोरस ही है। अब सौदे की बात करें। यदि एक व्यक्ति के प्राण जाने से सहस्त्रों को प्राणवायु मिले तो यह बलिदान नीति विरुद्ध नहीं, व्यापार सीधा साधा है। आप तक्षशिला के मित्र बनकर रहेंगे और तक्षशिला नरेश आपको पोरस सौंप देंगे। तक्षशिला नरेश मात्र अपने राज्य और प्रजा दोनों की सुरक्षा चाहते हैं। वो आपके साथ संधि भी निभाएंगे और पोरस को सौंपने का वचन भी, और बदले में आप तक्षशिला में किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। क्या सम्राट को स्वीकार? मंजूर है। पोरस कहां है?
जिसे रोक नहीं पा रहे उसे सिखाओगे क्या पुरु? हाथी पर नियंत्रण पाना असंभव है। लौटो। लौटना तो होगा, पर मुझे नहीं, उस अलेक्जेंडर को। यदि उसे खाली हाथ लौटाना है तो आज पुरु यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। जाओ पुत्र, और इस प्रकार युद्ध करना कि तुम्हारे माता पिता ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र सदियों तक तुम पर गर्व कर सके। मातृभूमि के लिए यह युद्ध मेरा उत्तरदायित्व है। प्रस्ताव के अनुसार हम पुरु को अलेक्जेंडर को सौंप देंगे। उसके बाद अलेक्जेंडर पुरु के साथ क्या करता है यह उसका निर्णय होगा। तुमने मेरा दिया पहला तोहफा ठुकरा दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेशकीमती तोहफा देने वाला हूँ, पोरस का कटा हुआ सिर। अतिथि से पहली भेंट में हमारे यहाँ उसे कुछ भेंट दी जाती है, जो मैं आपके लिए लाया हूं सम्राट। तोहफा हमें पसंद आया और यकीन है कि इस तोहफे के जरिए जो पैगाम आप देना चाहते हैं वो भी हमें पसंद आएगा। इस वस्त्र को फाड़ने का प्रयास कीजिए सम्राट। सावधान, यदि वस्त्र फट गया तो किसी कार्य का नहीं रहेगा। वस्त्र यदि अपनी इच्छा से बुना हुआ हो तो उसे फाड़ना नहीं पड़ता, बस उचित धागे को खींचिए और वस्त्र फिर से आपके सामने धागा बनकर उपस्थित होगा, जिसे फिर आप मनचाहे रूप में बुन सकते हैं। अगर सम्राट संदेश समझ गए हो तो कल प्रातः फिर भेंट होगी।
नमस्कार। बुद्धिविवेकः ज्ञानं प्रचण्डं राजनीतज्ञ विचारे अखण्डम् भाषा बड़ी समस्या होती है भाई। पर एक बार समझ में आ जाए तो जीवन में उतनी ही सहजता आ जाती है। जाओ, कल के लिए साथी को सच करो। मेरे लिए तुम्हें कल एक काम करना होगा लाची। क्या पुरु? पहले वचन दो कि तुम मेरे आग्रह को अस्वीकार नहीं करोगी। ये तो आग्रह सुनकर ही बताया जा सकता है। तुम पहले से अधिक खट्टी हो गई हो लाची। सुनो, अब हमें अलेक्जेंडर से कोई भय नहीं। तक्षशिला और उसकी प्रजा सुरक्षित है। किंतु इस सुरक्षा का मूल्य समझ रहे हैं आप पिताश्री? क्या अपनी सुरक्षा के लिए हम पुरु के प्राण शत्रु के हाथों में दे देंगे? ये हम कैसे कर सकते हैं पिताश्री, जिसके आभार के भार तले हम ही नहीं हमारा पूरा राष्ट्र झुका है? क्या उसी के साथ छल कर देंगे हम? अलेक्जेंडर कल तक हमारा शत्रु था, जो कि हमें उससे हानि का भय था, परंतु आज वह हमारा मित्र है और जिससे हमें हानि हो सकती है वो पुरु हमारा दुश्मन है। हमें केवल अपने लाभ के विषय में सोचना है अम्बिक कुमार। भेड़िया रक्तपान करना नहीं छोड़ सकता। आज आपका मित्र है, कल आप पर ही तलवार उठाएगा वो। यदि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच और साहस की सीमा बढ़ानी होगी। यदि हम अपने स्वार्थ के विषय में सोचेंगे तो तनिक सोचिए, इस राष्ट्र का क्या होगा, भारत का क्या होगा? कौन सा राष्ट्र, कौन सा भारत? तुम्हारा राष्ट्र तक्षशिला है। पुरु की भांति अखंड भारत का राग आलापना बंद करो। हमारा कर्तव्य है केवल तक्षशिला की रक्षा करना। नहीं पिताश्री, यदि आपने अपना निर्णय नहीं बदला तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। इतिहास वो लिखवाते हैं जो शासन करते हैं। राजा का कर्तव्य अपने निर्णय से सभी को प्रसन्न करना नहीं होता, बल्कि राष्ट्र और प्रजा के लिए उचित निर्णय लेना होता है। और मैं एक राजा होने का कर्तव्य निभा रहा हूं। अम्बिक कुमार को राजनीति की कुछ सीख दें आचार्य। एक युवराज होकर भी एक राजा के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ है ये। उचित अनुचित कुछ नहीं होता तक्षशिला नरेश, सब कुछ दृष्टिकोण है।
निर्भर करता है कि हम किसके दृष्टिकोण से कहानी सुना रहे हैं और सुनने वाला उसे किस दृष्टिकोण से समझ रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? महाराज, सूर्य चंद्रमा से लाखों गुना बड़ा है, फिर भी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आता है तो दिन में अंधकार कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि चंद्रमा अचानक सूर्य से बड़ा हो गया। ग्रहण हमारे दृष्टिकोण में है, सूर्य चंद्रमा के आकार में नहीं। वैसे ही एक शक्तिशाली सम्राट के सामने झुककर अपनी प्रजा की रक्षा करना आपके अनुसार उचित है, किंतु उसका सामना करके अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंबी कुमार का दृष्टिकोण भी अनुचित नहीं। सबसे महत्वपूर्ण यह है महाराज, आपका निर्णय जो भी हो वो पूर्णतः स्पष्ट हो और उसके आज के और आने वाले कल के परिणाम हम समझ सकें। निर्णय आपको लेना है, क्योंकि राजा आप हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं आचार्य कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं उसमें तक्षशिला का भला निहित है। तो फिर आदेश दें, कल प्रातः पुरु को यवनों को कैसे सौंपना है? इसे शब्दों में समझाना कठिन होगा आचार्य, मेरे साथ आइए। अलेक्जेंडर यहां से हिंदू कुश के पर्वतों को पार करते हुए दक्षिण में आकर ये पर्वतों को पार करके जैसे ही तक्षशिला में प्रवेश करेगा और हम यहां तक्षशिला और हिंदू कुश पर्वतों के मध्य में अपनी सेना के साथ अलेक्जेंडर का स्वागत करने को उपस्थित होंगे। योजना के अनुसार पुरु यहां और यहां दोनों ओर अपनी सेना के साथ छिपा होगा और अलेक्जेंडर के सामने आते ही पुरु की अपेक्षा होगी हम अलेक्जेंडर पर आक्रमण कर देंगे, किंतु ऐसा कुछ होगा नहीं। हमारी भूमिका वहीं समाप्त और प्रस्ताव के अनुसार हम पुरु को अलेक्जेंडर को सौंप देंगे। उसके बाद अलेक्जेंडर पुरु के साथ क्या करता है यह उसका निर्णय होगा। आज का सूर्योदय हम सबके जीवन में परिवर्तन लाने वाला है पिताश्री। मातृभूमि पुकार रही है पिताश्री, अलेक्जेंडर के पंजे से उसकी रक्षा करने के लिए, और उसी के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुरु। हम तुम्हारे मन का अंतर्द्वंद समझ सकते हैं पुत्र। एक ओर तुम्हारी माता संकट में है, जिसे आशा है कि उसका पुत्र उसके लिए लौट कर आएगा।
और दूसरी ओर तुम्हें अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध पर जाना है। जननी और जन्मभूमि में से किसी एक को चुनना था मुझे, और आप तो समझ सकते हैं ना कि आपके पुरु ने ऐसा क्यों किया। समझते हैं, क्योंकि तुम्हारी माता ने हमें अखंड भारत का अर्थ समझाया था। उसी ने हमें समझाया कि यदि विदेशियों से हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है तो हमें सबसे पहले अपने आंतरिक मतभेदों को भुलाना होगा। और जिस समय वो भले हमारे साथ ना हो, किंतु जब उसे ज्ञात होगा कि उसके पुत्र ने उसे नहीं बल्कि उसकी मातृभूमि को चुना, तो उसका सिर गर्व से उठ जाएगा। किसी के लिए भी यह कहना सरल है कि वो अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, किंतु जब उसी मातृभूमि के लिए कुछ करने का समय आता है तो ऐसा बलिदान करना सरल नहीं होता। इसलिए तुम विशेष हो पुरु, क्योंकि राष्ट्रहित में अपनी जननी की सुरक्षा तक का बलिदान कर देने का साहस है तुम में। एक पुत्र ने हमें अपमानित किया, परंतु तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। पर एक पुत्र के लिए अपने पिता को कष्ट में देखना बहुत कष्टदायी होता है पिताश्री। मैं आपको ऐसे दुर्बल नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। ये विलाप का समय नहीं है युवराज पुरुषोत्तम, ये पौरवराज का आदेश है। उठो युवराज, अपनी तलवार दो हमें। देखा, कौन कहता है हम दुर्बल हैं? पौरव राष्ट्र का युवराज, भारत का रक्षक भी बिना कोई प्रश्न किए हमारे आदेश का पालन करता है। अभी तो इतनी शक्ति शेष है कि ये तलवार लेकर तुम्हारे साथ युद्ध में जा सके। जब हम मां को लेने जाएंगे तब आप अवश्य मेरे साथ चलेंगे पिताश्री। पर मातृभूमि के लिए यह युद्ध मेरा उत्तरदायित्व है। जाओ पुत्र, और इस प्रकार युद्ध करना कि तुम्हारे माता पिता ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र सदियों तक तुम पर गर्व कर सके। पोरस विरुद्ध सिकंदर 327 ईसा पूर्व, तक्षशिला अध्याय।
ज़्यूस के बेटे अलेक्जेंडर से बेहतर और कोई नहीं। आज ऐसी क्या वजह हुई कि मलिका फौज के साथ कूच करने को तैयार है? वजह आप जानते हैं शाह। अगर मिलने की वजह वो है तो आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जंग के लिए नहीं सुलह के लिए जा रहे हैं, और सुलह में वो मौजूद नहीं रहेगा। शाह, एक मामूली सूबे से सुलह के लिए इतना बेकरार नहीं हो सकते। मुझे यकीन है कि आपकी इस बेचैनी का सबब वो पोरस ही है, और यही वो वजह है कि मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, ताकि जब आपका सामना उस पोरस से हो तो उस चुभन का दर्द मैं आपके चेहरे पर खुद देख सकूं। कई बार मैं सोचता हूँ रोक्सेन कि तुम में ऐसा क्या है जिसने मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। उफ, ये तीखी सोच, ये कातिल आंखें, और मेरे सामने खड़े होकर बेखौफ अपनी सोच रखने का यह हुनर, शायद यही है जो मुझे तुमसे और मोहब्बत करने पर मजबूर करता है। तुमने मेरा दिया पहला तोहफा ठुकरा दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेशकीमती तोहफा देने वाला हूं, पोरस का कटा हुआ सिर। कटे हुए सिर के तोहफे देना या लेना तुम्हें बेहद पसंद है ना रुखसे? तुमने मुझे टरायस का सर तोहफे में दिया, मैं तुम्हें पोरस का सर दूंगा। आओ मेरे साथ, आज तुम्हें मालूम चल जाएगा कि दुनिया मुझे सिकंदर क्यों कहती है। अम्बी कुमार, तक्षशिला का ध्वज लहराकर पुरु को संकेत दिया जाए कि सभी कुछ योजना के अनुसार हो रहा है, ताकि उसे हम पर संदेह न हो। अलेक्जेंडर को हमारी मातृभूमि से पराजित होकर ही वापस लौटना होगा। सब सजा अस्ति। हाँ बुरो, किंतु लाची का? मैंने उसे अतिरिक्त सहायक बल की कमान दी है। आवश्यकता पड़ने पर वो मेरे संकेत पर आ जाएगी। गुरु, तक्षशिला की सेना अभी तक आई नहीं, क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं? जब स्वयं पर विश्वास हो तब किसी और द्वारा किया गया विश्वासघात हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। वो देखो, तक्षशिला की सेना।
अम्बी कुमार, तक्षशिला का ध्वज लहराकर पुरु को संकेत दिया जाए कि सभी कुछ योजना के अनुसार हो रहा है, ताकि उसे हम पर संदेह न हो। हवाएं दिशा बदल रही हैं भाई। आज हवाएं चाहे किस भी दिशा से क्यों ना आए, अलेक्जेंडर को हमारी मातृभूमि से पराजित होकर ही वापस लौटना होगा। हाँ पुरु, उसके अंत के लिए हम सज्ज हैं। परंतु ये अलेक्जेंडर है कहां? वो आ रहा है अस्ति। जितना हमने पोरस को देखा है, क्या तक्षशिला वाले उसे इतनी आसानी से काबू करके हमें सौंप पाएंगे? उसकी इन्हें बहुत बड़ी कीमत मिल रही है हेफेस्टियन। पोरस को सौंपने के बदले वो लोग तक्षशिला की तबाही से बच रहे हैं। और रही बात पोरस की, वो हमें चौंकाएगा जरूर। हमें तैयार रहना होगा हेफेस्टियन, क्योंकि और लोगों के साथ साथ मैं भी उस पल के लिए बेताब हूं जब मेरी मुलाकात पोरस से होगी। क्या लिखा है इस पत्र में? तक्षशिला पुरु के साथ मिलकर अलेक्जेंडर के साथ युद्ध करने के लिए सज्ज है। इतने गंभीर विषय पर आप हंस क्यों रहे हैं तामशई? क्योंकि आज पुरु का अंतिम दिन है। कैसे? गिरगिट अपना रंग आसपास के रंग के समान करता है। तंभिराज वो गिरगिट है
जो अलेक्जेंडर के सामने आते ही अपना रंग बदलेगा, क्योंकि तक्षशिला के रक्त में ही छल कपट और घात है। वो पुरु के साथ जाएंगे अवश्य, परंतु युद्ध नहीं करेंगे। अर्थात अकेला पुरु यवनों की सेना के सामने होगा। अर्थात आज के सूर्यास्त के साथ ही पुरु का जीवन भी अस्त हो जाएगा। ईश्वर ने हमारा मनोरथ सिद्ध करने के लिए कोसों दूर यवन से योद्धा भेजा है। हमारा कार्य अलेक्जेंडर पूरा करेगा। मैं उन्हें देख सकता हूं। अलेक्जेंडर अपनी सैन्य शक्ति के साथ आ रहा है। और वो आक्रमण कब करना है? अभी नहीं भाई, उन्हें थोड़ा और निकट आने दो। मुझे आज्ञा दें महाराज, मुझे जाना होगा। ऐसा क्यों आचार्य? आज का दिन तो इतिहास में स्मरण रखा जाएगा, जिसके साक्षी बनिए। वही इतिहास व्यक्ति का सबसे बड़ा गुरु होता है महाराज। इतिहास गवाह है कि अलेक्जेंडर के किसी भी युद्ध की समाप्ति बिना रक्तपात के नहीं हुई। यहां खड़े होकर वीरों को जान गंवाते देखने से श्रेष्ठ होगा कि मैं प्राण बचाने का कार्य करूं। नमस्कार। आक्रमण का संदेश भेजो। नहीं भाई, यदि हमने दूर से प्रहार किया तो उनके धनुर्धर्म पर आक्रमण कर देंगे। एक बार वो पास आ जाए फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें हमारे और निकट आने दो। पोरस कहाँ है? भाई, संकेत भेजो।
अपनी फौज में इतने विशाल दरिंदे पाल रखे हैं। ये क्या हो रहा है? ये हाथी कहां से आ गए? उसका नाम पुरु है पिताश्री। वो एक मार्ग बंद होने पर दूसरा खोजता नहीं, दूसरा मार्ग बनाकर पहले से ही सज्ज रहता है। तुमने सही कहा था पुरु। इन हाथियों के आगे अलेक्जेंडर की घोड़ों की सेना नहीं टिक पाएगी। अलेक्जेंडर ने अपने स्वप्न में भी इस तरह की कल्पना नहीं की होगी। अब योजना के अगले चरण का प्रारंभ किया जाए भाई। पुरु ने संकेत भेज दिया है। चलो। मैं जानता हूं तुम यही कहीं हो पोरस। बस कुछ और कदम आगे बढ़ो अलेक्जेंडर। मेरे भारत में तुम्हारा स्वागत है अलेक्जेंडर। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना हमारे सारे सैनिक इस जंग में मारे जा रहे हैं। इस तरह तो हम ये जंग हार जाएंगे। क्या करना चाहिए हमें अलेक्जेंडर? बताओ अलेक्जेंडर।
रॉक्सेन कहाँ है? तुम ठीक तो हो ना रॉक्सेन? जिसे देखने की उम्मीद में तुम यहां आई थी, यह तमाशा उसी ने खड़ा किया है। और जहां तक मुझे लगता है पोरस यहीं कहीं है। और यकीन मानो मेरा, वो हमें देख रहा है, पर यह है कहां? पोरस! मैंने तुम्हें फारस में चेतावनी दी थी अलेक्जेंडर, कि यदि तुमने मेरे भारत देश में कदम भी रखा तो तुम्हें समाप्त करके इसी माटी में मिला दूंगा। आज तुम्हारी जीवन और विजय यात्रा दोनों समाप्त होंगी। अलेक्जेंडर, लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस, पिछली बार तो मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया, पर इस बार नहीं। अब देखते जाओ कि मैं तुम्हारी क्या दशा करने वाला हूं। पिछली बार तो मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया अलेक्जेंडर, पर इस बार नहीं। जो दशा मैंने तुम्हारी सेना की वो मात्र एक नमूना था अलेक्जेंडर। अब देखते जाओ कि मैं तुम्हारी क्या दशा करने वाला हूं। ये तो वक्त बताएगा पोरस कि तुम मुझे झुकाते हो या मैं तुम्हारा कटा हुआ सर ले जाकर किसी को तोहफे में देता हूं। मैं तुम्हारी लाश पे पैर रखकर तुम्हारे मुल्क के तख्त पर कब्जा करूंगा पोरस।
और दुनिया को मिसाल दूंगा कि सिकंदर का मुकद्दर बनने का ताब किसी में नहीं है। और अब तो तख्तला भी तुमसे गद्दारी कर चुका है, मेरी हुकूमत कबूल कर चुका है। मगर अफसोस कि अब कोई नहीं है तुम्हारा इस जंग में साथ देने के लिए, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे खाक को मिट्टी में मिलता देखने के लिए। क्या तो मुझे पहले से ही था अलेक्जेंडर, इस समय आने पर तक्षशिला हवा के भांति अपनी दिशा बदल ही देगी और मातृभूमि की रक्षा के इस युद्ध पर गुरु को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। तुम्हें खदेड़ने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। गौर से देखो सिकंदर, मेरी छोटी सी सेना के एक प्रहार ने तुम्हारे सैन्य बल को तहस नहस कर दिया। वहां देखो किस प्रकार तुम्हारी सेना अपने प्राण बचाकर यहां वहां भाग रही है। ये वचन है मेरा कि मैं तुम्हारी दशा इससे भी बदतर कर दूंगा। गौर से देखो इसे रक्सेन, क्योंकि ये पहली और आखिरी बार जब तुम इस भारतीय को देख रही हो। जीवन में पहली बार अलेक्जेंडर ने हार का सामना किया है पिताश्री। अब उसकी अवस्था एक घायल सिंह जैसी। अब भी विलंब नहीं हुआ है पिताश्री, हमें इस युद्ध में पुरु का साथ देना चाहिए। हम इस अलेक्जेंडर नाम के संकट को सदा के लिए अपने मार्ग से हटा सकते हैं। मूर्खतापूर्ण बात मत करो कुमार, यह अलेक्जेंडर है। कुछ दस्यु और हाथी मिलकर उसे परास्त नहीं कर सकते। पर पिताश्री, कहा ना मैंने, तक्षशिला किसी भी मूल्य पर इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। यह युद्ध पुरु और अलेक्जेंडर के बीच में था और उन्हीं के बीच में रहेगा। अलेक्जेंडर ने बहुत बड़ी चाल चली। आंख से हाथी भयभीत हो रहे हैं।
आज सैनिकों, आधी से ज्यादा दुनिया पार करके हम यहां तक पहुंचे। फारस और मिस्र जैसी फौजी ताकतें भी हमारे सामने झुकी। इसलिए उन्हें इस आग से नहीं डरना चाहिए जिसकी अगुवाई खुद ज़्यूस का बेटा कर रहा है। इसलिए आगे बढ़ो और अपने खून से दुश्मन की सरजमी पर अपनी बहादुरी की दास्तान लिखो। हुजूर, आगे बढ़ने से पहले हमें इन हैवान जानवरों पर काबू पाना होगा। हुजूर, अगर ये आग बुझ गई तो ये जानवर हमारी फौज पर दोबारा हमला कर देंगे। इन जानवरों को कैसे रोका जाए? अभी बताता हूं। जलगार पुरु ने आप सबको यहाँ से जाने का संकेत दे दिया है। आप सभी को यहाँ से निकल जाना होगा। जानती हूँ कि आप सब यहाँ रहकर पुरु की सहायता करना चाहते हैं, परंतु पुरु नहीं चाहता कि इस युद्ध में आप अपने प्राण संकट में डालें। भाई, सुनिश्चित करना कि सभी यहाँ से सुरक्षित निकल पाए। और तुम कहाँ जा रही? पुरु ने मुझे एक और कार्य सौंपा है। नहीं लाची, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं भाई, बड़े विश्वास के साथ पुरु ने मुझे ये कार्य दिया है और इसे पूरा किए बिना मैं नहीं निकल सकती। लाची, मैसेडोनिया के नश्तर दुनिया की हर मुश्किल को भेद सकते हैं। हर जानवर की एक कमजोरी होती है जिसे इस तरह खत्म किया जाता है। तुम मैसेडोनिया के सिपह सालारों, आगे बढ़ो और दिखा दो दुनिया को कि तुम हर जंग जीतने के काबिल हो। दुनिया में आज तक कोई जानवर पैदा नहीं हुआ पोरस
जो अलेक्जेंडर को अपने काबू में कर सके। इस जानवर का हश्र तो तुम देख चुके हो, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा मेरे कहने का तात्पर्य क्या था। बस कुछ क्षण और पुरु के साथ साथ ये युद्ध भी समाप्त। पुरु का सामर्थ्य उसकी सेना या उसके शस्त्रों में नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि में। मुझे विश्वास है पुरु अलेक्जेंडर को मात देने की कोई ना कोई योजना अवश्य खोज लेगा। पीछा करो इसका। पुरु अब क्या? अलेक्जेंडर स्वयं को विजयी समझ बैठा है हस्ती। वो मुझे भागता देख मेरा पीछा अवश्य करेगा। उसको मेरे पीछे लाना मेरी योजना है। तुम करना क्या चाहते हो पुरु? तुम्हें ज्ञात हो जाएगा भाई। तुम हमारी सारी सेना को लेकर यहां से सुरक्षित निकलो। ठीक है पुरु। ये पुरु झेलम की ओर क्यों जा रहा है? ये मार्ग तो पौरव राष्ट्र की ओर जाता है। चल क्या रहा है उसके मस्तिष्क में? जब व्यक्ति की मृत्यु उसके समक्ष दिखती है तो वो केवल अपने घर की ओर भागता है। गुरु को समझ आ गया है कि अलेक्जेंडर से उसे कोई नहीं बचा सकता, तो बस अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो पौरव राष्ट्र की ओर भाग रहा है। निकट से देखते हैं इस भगोड़े का अंत क्या होगा। चलो सारथी। जितना भाग सकते हो भागो पूरा, क्योंकि तुम्हारी दौड़
मेरे कदमों में गिर के खत्म होगी। ऐसा है तो रोक कर दिखाओ अलेक्जेंडर। यदि रोक पाओ तो भेजो अपनी सेना को। पुरुष सामने खड़ा है, जवाब दो इसे।
बहुत अच्छा लड़ते हो पोरस, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं कि अपने सिपाहियों का वक्त जाया करूं। इसकी तकदीर और मौत मेरे हाथों लिखी जानी है। पीछे हटाओ। नहीं पुरु, जो तुम मुझे कह रहे हो वो मेरे लिए कर पाना असंभव है। लाची, तुम्हें वो कार्य करना ही होगा अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए। मैं कुछ भी करके अलेक्जेंडर को सेतु पर आने पर विवश कर दूंगा और फिर तुम्हें वो कार्य करना होगा। लाची, मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता। मेरे लिए तुम्हारी बात अस्वीकार देना संभव होता। तुम ऐसे नहीं जा सकते पोरस, तुम्हें मेरे ही हाथों मरना होगा।
वर्षों पहले यही नवजात पुरु मेरी गोद में आया था, क्योंकि उसे जीवित रहना था अपनी मातृभूमि का रक्षक बनने के लिए। इतिहास स्वयं को दोहराता है और दोहराया भी। पुरु आज फिर से बेसुध अपनी झेलम माँ की गोद में आ गिरा। कोई भी युद्ध बिना बलिदान के पूर्ण नहीं होता, पर युद्ध में विश्वासघात भी होते हैं। हैरान थी मैं ये सोचकर कि यदि तक्षशिला ने इस युद्ध में पुरु का साथ दिया होता, विश्वासघात न करता, तो इस युद्ध का परिणाम क्या होता? सिकंदर के लिए, पुरु के लिए और भारत पर उसका प्रभाव क्या पड़ता? पूरे संसार के लिए ये युद्ध का अंत था, किंतु मैं जानती थी ये पुरु और सिकंदर के महायुद्ध का केवल पहला अध्याय था। आरंभ अभी होने को था। एक पुत्र ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगाए। अब उसकी मां का धर्म था कि अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा करे। धन्यवाद नहीं कहोगे दस्युलोक का? वही तो तुमने सीखा कि पानी में इतनी लंबी देर तक श्वास कैसे रोक कर रखते हैं। अब नाटक बंद करो पुरु और आंखें खोलो। पुरु, उठो पुरु, पुरु अपनी आंखें खोलो। पुरु, पुरु, उठो पुरु। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपनी आंखें खोलो पुरु। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। पुरु, लाची, ये उपहास क्यों किया? लाची, जो जैसा करता है नियति पलटकर उसको वैसा ही फल देती है। लाची, तुम्हें याद नहीं, तुमने भी एक बार मुझे ऐसे ही डराया था। तुम्हें कुछ हो जाता तो? जब तक लाची पुरु के साथ है, भला पुरु को क्या हो सकता है?
पुरु, तुमने ये खतरा क्यों मोल लिया? उस सेतु को नष्ट क्यों करवाया? और क्यों तुम चाहते थे कि अलेक्जेंडर ये मान ले कि तुम मर चुके हो? क्योंकि अलेक्जेंडर को विश्वास दिलाना आवश्यक था लाची कि मैं मर चुका हूं। मुझे मरा हुआ देख वो थोड़ा शांत तो अवश्य हो जाएगा, जिससे मुझे अपना अगला प्रहार सच करने के लिए समय मिल जाएगा। यदि उसने स्वयं मुझे अपनी आंखों से मरा हुआ नहीं देखा होता तो वो मेरा पीछा करते हुए पौरव राष्ट्र पहुंच जाता। और इसीलिए तुमने वो सेतु नष्ट किया, ताकि यदि अलेक्जेंडर चाहे भी तब भी वो पौरव राष्ट्र तक पहुंच ना पाए। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। लाची, अब भला तुमसे कोई प्रेम ना करे तो क्या करे? इतनी समझदार हो तुम। अलेक्जेंडर बहुत शातिर है, जानते हो? ये आश्वस्त करने के लिए कि तुम मर चुके हो, वो स्वयं झेलम में कूद पड़ा। मुझे लगा कि वो बाहर आ जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। जब तक उसके लोगों ने उसे खींचकर बाहर नहीं निकाला, तब तक वो झेलम के भीतर ही रहा। मुझे आभास था लाची कि वो कुछ ऐसा ही करेगा, पर वो अलेक्जेंडर इस बात से अनजान है कि मैं एक दस्यु था जो एक कछुए के भांति लंबे समय के लिए अपनी सांस पानी के नीचे रोक सकता है। पर अच्छा है मां झेलम ने उस पर दया दिखाई, क्योंकि यदि मां झेलम उसके प्राण ले लेती तो उसका ये बेटा पुरु वो क्या करता? उठिए शाह, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। खुदा का शुक्र है हुजूर, कोई तकलीफ तो नहीं। तुम कुशल तो होना पुरु? हाँ भाई, पर वो कहाँ है? वो भीतर।
इतने बेचैन क्यों हैं आप लोग? देखो, मैं खैरियत से हूं। कुछ नहीं हो सकता आपके शाह को। सिर्फ देवता ज़्यूस की औलाद ही नहीं, खुद देवता हूं मैं। और देवता मरते नहीं हैं, इसलिए आपका अलेक्जेंडर भी कभी नहीं मरेगा। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर, तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। अम्बिराज के विश्वासघात के पश्चात आपके प्राणों का भय लगने लगा था हमें महाराज, किंतु आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? आज तुमने अपने आप पर हमारे गर्व को और बढ़ा दिया पुरु। तुमने सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति को अपने पर विश्वास हो तो ना उसे किसी के साथ की आवश्यकता है, ना किसी विश्वासघात का भय। तुम्हारे लौह पुरुष होने के अपने मां के विश्वास को तुमने सत्य सिद्ध कर दिया पुत्र। तक्षशिला के विश्वासघात के पश्चात आपके प्राणों का भय लगने लगा था हमें महाराज, किंतु आप यहाँ तक पहुंचे कैसे?
आपकी सहायता के लिए धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद ईश्वर का करो पुरु कि तुम सकुशल लौट आए। जल में इतने समय तक बिना श्वास के रहना प्राण घातक हो सकता था। आपका ज्ञान साथ हो तो प्राण साथ नहीं छोड़ सकते। आपके मार्गदर्शन के कारण ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। सदैव स्मरण रखना कुमार, पवन कभी एक दिशा में नहीं बहती। तक्षशिला के विश्वासघात के पश्चात भी वो आपकी चेतावनी थी आचार्य। इससे हम अलेक्जेंडर से एक कदम आगे निकलने में सक्षम हुए। बल चेतावनी में नहीं होता पुरु, चेत जाने वाले में होता है। तक्षशिला की सेना के बिना समर्थन तुमने जो कार्य कर दिखाया वो प्रशंसनीय है। किंतु आज मैं बहुत पीड़ा में हूं। सूर्य ने स्वयं को ग्रहण लगा लिया। इस तक्षशिला का नाम पूरे संसार में अपने ज्ञान के कारण जाना जाता है। इस तक्षशिला के लिए मैंने अपना पूरा जीवन देश की संस्कृति सभ्यता समझाने के लिए समर्पित कर दिया। तक्षशिला ने अपने लाभ के लिए तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। देश का शीश शर्म से झुका दिया। जो तक्षशिला भारत के इतिहास के लिए सुनहरे पृष्ठ लिख सकता था, उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक काला अध्याय लिख डाला। आज का सूर्योदय भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ग्रहण सिद्ध होगा। भारत का एक राजा अपने हित के लिए एक विदेशी आक्रमणकारी की गर्दन काटने के लिए तलवार नहीं उठाएगा, बल्कि उसके गले में पुष्पों का हार डालेगा। जिसके हाथ काटने थे उसके सामने हाथ जोड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, हाथ जोड़ेगा। मैं तक्षशिला नरेश अंबिराज और मेरा पुत्र युवराज अंबी कुमार आपका स्वागत करते हैं। इस्तकबाल के लिए शुक्रिया। यह है हमारी मलिका शरीयत, मलिका रॉक्सेन। प्रणाम। 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 आप भारतीयों की एक बात मुझे बड़ी अजीब लगती है कि आप भारतीय सबका इस्तकबाल हाथ जोड़कर क्यों करते हैं? भारतीय संस्कृति में अतिथि का सत्कार इसी प्रकार किया जाता है। फिर चाहे व्यक्ति अपरिचित हो या परिचित, किसी भी जाति, धर्म या आयु का क्यों न हो, हम उसका सत्कार इसी प्रकार करते हैं। योग शास्त्र के अनुसार जब इस प्रकार दोनों हथेलियों को जोड़ा जाता है तो हथेलियों का यह स्पर्श मस्तिष्क के दाएं व बाएं हिस्से को संपर्क में लाता है, जो मिलन का प्रतीक है। अर्थात हम अपने भीतर उपस्थित दिव्यता के साथ साथ अतिथि अर्थात दूसरे व्यक्ति के भीतर उपस्थित दिव्यता का भी सम्मान करते हैं। काफी दिलचस्प होते हैं आप लोग, और आपके फलसफे भी। अब फारस के साथ साथ भारत में भी मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है। तक्षशिला को भारतीय संस्कृति की आधारशिला कहा जाता है, और अब तक्षशिला का इतिहास में मान और बढ़ जाएगा, क्योंकि तक्षशिला ने ही सम्राट अलेक्जेंडर के साथ संधि की आधारशिला रखी है। पोरस को सौंपकर आपने अपना वादा निभाया अंबिराज। अब अलेक्जेंडर का वादा है कि मैं तक्षशिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, और आपकी आवाम और सल्तनत दोनों महफूज रहेंगी। और भारत में आगे बढ़ने के लिए तक्षशिला की सरजमी यूनानी फौज की बुनियाद बनेगी। यूं तो हम युद्ध में नहीं
शांति में विश्वास रखते हैं, परंतु तक्षशिला की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखा मैंने कि कैसे तक्षशिला की सुरक्षा के लिए आपने उस पुल पर धमाका किया। जी, क्योंकि जितना हम पुरु को जानते हैं, वो आपसे युद्ध के बिना हार नहीं मानता। और पुरु को आपको सौंपने के लिए इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अक्सर लोग एक बात को भूल जाते हैं कि किसके सामने झुकना चाहिए और किसके सामने मुकाबला करना चाहिए। पर अफसोस पोरस इस बात को नहीं समझ सका। पर मुझे यकीन है कि तक्षशिला इस बात को जरूर समझेगा कि जो अलेक्जेंडर के सामने खड़ा होता है उसकी मौत तय है। आपका स्वागत है। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। कैसे एक घायल आदमी पूरी सेना की आंखों में धूल झोंक कर सुरक्षा चक्र को तोड़कर यहां से निकलने में सफल हो गया। कैसे किसी को ज्ञात नहीं हुआ कि बमनी यहां से जा चुका है? कैसे? अब यहां खड़े खड़े मेरा उपदेश ही सुनते रहोगे या जाकर उसे ढूंढोगे भी? निर्लज्जो! समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हम जानते हैं कि ना हमने और ना अलेक्जेंडर ने सेतु नष्ट किया, पर नाम हमारा आ रहा है। किया किसने ये? पुरु स्वयं के प्राण क्यों लेगा? और उस पर बमनी भी यहां से लुप्त कर कौन रहा है ये? कहीं पौरव राष्ट्र में से कोई और तो नहीं? असंभव। पौरव राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति उस समय वहां उपस्थित नहीं था। और फिर पौरव राष्ट्र का उससे लाभ क्या है? जो होना था वो हो चुका है पिताश्री। आप चाहते थे पुरु समाप्त हो जाए, हो गया। अब ये किसने किया, कैसे किया, उससे आपको क्या प्रभाव पड़ता है? तुम्हारा कटाक्ष समझ रहा हूं मैं, और एक शब्द मत कहना। मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर केवल एक व्यक्ति के पास है। मुझे आचार्य चाणक्य इसी क्षण मेरे सामने चाहिए। प्रस्तुत करो उन्हें। क्षमा महाराज, परंतु आचार्य चाणक्य अभी यहाँ उपस्थित नहीं। क्या? आचार्य चाणक्य भी महल में नहीं? हो क्या रहा है ये? जाकर ढूंढो उन्हें, और वो जहां कहीं भी हो मुझे मेरे सामने चाहिए। जी। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए
भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस। हवा का क्या है? आज इस ओर से तो कल उस ओर से बहेगी। कुछ दिनों के लिए अलेक्जेंडर को भारत के आतिथ्य का आनंद लेने देते हैं और तक्षशिला नरेश अम्बिराज को अपने विश्वासघात का उत्सव मनाने देते हैं, क्योंकि उचित समय आने पर दोनों को अपने किए का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। सिंह को हराना आसान है पुरु, सियार को नहीं। तुमने अपनी आंखों से अलेक्जेंडर की नीति देखी। अपने शत्रु से 5 पग आगे की सोच रखता है वो। मैंने स्वयं पहली भेंट में उसकी प्रतिभा को पहचाना है। अलेक्जेंडर से पहले भी कई आक्रांताओं ने पूरे विश्व को अपने ध्वज के तले लाने का स्वप्न देखा है। जानते हो उनमें और अलेक्जेंडर में क्या अंतर है? वो अपनी विजय के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और अलेक्जेंडर ने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। और ईश्वर को रोक पाना आसान नहीं। बस अब कुछ क्षण की प्रतीक्षा और मेरा पुत्र आता ही होगा। क्या कर रहे हो? कहां लेके जा रहे थे? सुनो, छोड़ो मुझे, छोड़ो उसे, छोड़ो। आज मैं तुम्हारे लिए शुभ समाचार लेकर आया हूं, जिसे सुनने के पश्चात तुम्हारे देशभक्ति के उपदेश मौन हो जाएंगे। तुम्हारा पुत्र पुरु अलेक्जेंडर से युद्ध करते हुए मारा गया। असंभव। तुमने मेरे पुत्र पुरु को अब तक नहीं समझा शिवदत्त। मैं जानता हूं आचार्य कि अलेक्जेंडर को एक संगठित सेना के बिना पराजित करना असंभव है, पर सेना संगठन में समय लगता है। इसलिए मैंने अलेक्जेंडर को विश्वास दिलवाया कि मैं मर चुका हूं, ताकि सेना संगठन के लिए मुझे समय मिल सके। और यही कारण है आचार्य कि मैंने उस सेतु को भंग किया। जानता हूं पुरु, मैं उसकी प्रशंसा पहले ही कर चुका हूं। लेकिन अलेक्जेंडर वो धारा है जिसे भटकाया तो जा सकता है
रोका नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल वो सेतु बंधन कर ही लेगा और ये भी जान लेगा कि तुम मृत नहीं जीवित हो। गुरु, झेलम एकमात्र ऐसी बाधा है जो उसके राह में खड़ी है। उसे पार करते ही और राष्ट्र, फिर मगध, पूरा भारत उसके अधीन होगा। यदि ऐसा है तो मैं वचन देता हूं आचार्य कि मैं उस अलेक्जेंडर को झेलम की बाधा को पार नहीं करने दूंगा। लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेके। उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे। ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का। देखिए पोरस, अब कोई नहीं है जो सोने की चिड़िया भारत को मेरे शिकंजे में आने से रोक सके। मैं पुरुषोत्तम आज ये प्रण लेता हूं कि उस अलेक्जेंडर को अपनी झेलम की धारा से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जिस झेलम मां ने प्राण दिए, उस झेलम मां के जल को साक्षी मानकर मैं पुरुषोत्तम प्रण लेता हूं कि अपनी मां के आंचल पर उस अलेक्जेंडर को अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। भले ही वो 7 समुंदर पार करके भारत तक पहुंचा हो, भले ही उसने रक्त की नदियां बहाई हो, पर आवश्यकता पड़ने पर मैं उसके सैनिकों के रक्त से एक महासागर बना डालूंगा। जब एक दस्यु था तब भी मैंने अपने मां के मान को लुटने नहीं दिया, और आज एक रक्षक हूं, तब हर सांस, हर निश्वास में मैं अपनी मां के मान की रक्षा करूंगा। अब मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि मैं उस अलेक्जेंडर को अपनी भूमि में आगे नहीं बढ़ने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे प्राण लेने पड़े या देने पड़े।
जितना अलग और खूबसूरत ये मुल्क है, उतनी ही खूबसूरत यहाँ की हर बात। ये मिट्टी के बुत, यहाँ की ये हवाएं, ये चिराग एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। जैसे कि इस मुल्क की जमीन में सैकड़ों रंग और रिवाज कैद हों। एक ही दिन में बहुत कुछ देख लिया तुमने, बहुत खूब। जब एक दिन में मैंने इतना कुछ देख लिया, तो जिन्होंने अपनी जिंदगी यहां गुजारी, वो लोग कितने कमाल के होंगे ना। ऐसा क्या कमाल देख लिया तुमने? कमाल नहीं, जलाल है ये, जज्बा या जिगर जो कहे। बेमिसाल था वो। देवता ज़्यूस के बेटे और उसकी पूरी फौज के सामने अकेला खड़ा था। अपनों के धोखा देने के बाद भी अपने मकसद से भटका नहीं। उसने अकेले शाही एशिया को इतना नुकसान पहुंचाया कि उसे मरता देखने के लिए शाह को खुद पानी में कूदना पड़ा। पोरस कमाल का सिपाही था, जितना सोचा उससे कई कदम आगे। सिपाही वो बड़ा होता है जो जंग जीतता है रॉक्सेन। मुझे जिंदा देखकर और उसे अपनी जान से हारता देखकर तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि असली सूरमा कौन है। तुम्हारी तकलीफ क्या है रॉक्सेन? देखो इन आंखों में, क्या इनकी आवाज तुम तक नहीं पहुंच पाती? जरूरत से ज्यादा पास आने पर घुटन होने लगती है शाह। अपने जज्बात की जोर आजमाइश करके आप हमारे नजदीक आना चाहते हैं, लेकिन दरअसल ऐसा करके आप हमारे पास नहीं, हमसे और दूर जा रहे हैं। आप चाहे अपने आप को हमारे सामने जितना ताकतवर पेश क्यों ना करें, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए जो जज्बात हैं, वो इससे बदल नहीं जाएंगे। बहुत खूब। अच्छी बहस है, मगर मेरा मानना है कि ये बहस मेरे सवालों के जवाब देने के बाद जारी रखी जाए। जब तुमने अपने सामने पोरस को दरिया में डूबते देख लिया, तो तुम्हें पानी में कूदने की क्या जरूरत थी? क्योंकि दुश्मन की मौत दिखनी नहीं मां, महसूस होनी चाहिए। एक बेऔकात बागी के लिए चाहे एशिया अपनी जिंदगी जोखिम में डाले, ये बेवकूफी नहीं, बेवकूफी की हद है अलेक्जेंडर। अगर तुम्हें ये यकीन करना था कि पोरस जिंदा है या नहीं, तुम अपनी फौज के सिपाहियों को हुक्म देते, वो पोरस की लाश तुम्हारे कदमों में हाजिर कर देते और तुम उसे अपने हाथों से दफना भी सकते थे। फिर तुमने इसके लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? जो जोखिम ना ले सके वो जान ही क्या। मैं उसे अपनी आंखों से मरता देखना चाहता था, और जिस चाहत के लिए मैंने आधी दुनिया अपने कदमों से नाप दी, उस चाहत को मैं अधूरी कैसे छोड़ सकता था? आप ही ने कहा था ना कि पोरस मेरा मुकद्दर है। उसे अलविदा कहना जरूरी था मलिका। आज मैंने साबित कर दिया मां कि सिकंदर का मुकद्दर खुद सिकंदर के अलावा और कोई नहीं लिख सकता। एक और कल की आवाज सिकंदर का आगाज नहीं दबा सकती मां, और अब कोई नहीं,
जो सोने की चिड़िया भारत को मेरे शिकंजे से बचा सके। मैं भारत का बेटा उस अलेक्जेंडर को अपने घर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। जो भी मेरे देश को सोने की चिड़िया समझकर लूटने आएगा वो अपने प्राण देकर जाएगा। अपनी मातृभूमि की ओर प्रत्येक कर्तव्य को मैं पूरा करूंगा। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है पुरु। और हम तुम्हारे इस उद्देश्य में हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे पुरु। मैं तुम्हें वचन देता हूं पुरु कि मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक बार मेरी रक्षा करने के लिए तुमने मेरा हाथ तोड़ा था, अब तुम्हारा दाहिना हाथ बनकर मैं प्रहार करूंगा। अलेक्जेंडर को तुम तक पहुंचने के लिए पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। उसका सामना हम सबको करना है भाई, पर उसके लिए सबसे पहले हमें पौरव राष्ट्र को स्वतंत्र करना होगा और महाराज बमनी को उनका अधिकार वापस दिलवाना होगा। मातृभूमि की रक्षा में अभी समय है, पहले उस वचन को पूरा करना है जो मैंने अपनी मां को दिया था। अमात्य शिवदत्त के बंधन से उन्हें मुक्त करवाना है और अवराष्ट्र को स्वतंत्र करना है और एक एक राज्य की ईंट को मिलाकर ऐसी दीवार बनानी है जिसे वो अलेक्जेंडर कभी तोड़ ना पाए, जिससे टकराकर उसका स्वप्न टूट जाए। आचार्य, यदि इस उद्देश्य को पूरा करने में आपका सानिध्य और आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है मेरे लिए। हाँ आचार्य, आपकी कूटनीति का साथ मिले तो हम भारत की नियति बदल सकते हैं। अपनी मातृभूमि की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी पौरवराज, किंतु क्षमा कीजिए, यदि सिंहासन पर आप विराजित होंगे तो मैं कुछ सहायता नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भी विश्वास नहीं। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहां तुम्हें तुम्हारे पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाने नहीं, तुम्हारी मृत्यु का आभास करवाने आया हूं। तुम्हें समाप्त करने आया हूं, क्योंकि अब जब पुरु ही जीवित नहीं तो मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। आज मैं अपनी वर्षों पुरानी कामना पूर्ण करूंगा। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तक्षशिला की अपवित्रता पर्व राष्ट्र से समाप्त हो जाएगी।
मत समझना कि अनुसुईया अपना लक्ष्य साधना भूल गई है। मैं चाहती तो ये कटार तुम्हारे सीने के आर पार कर देती, किंतु तब मेरा पुत्र तुम्हारी मृत्यु नहीं देख पाता। अब यही कटार तुम्हें लक्ष्य बनाएगी, परंतु तब जब मेरा पुत्र यहां होगा। आपने कहा कि यदि महाराज पन्नी को पुनः अपना सिंहासन प्राप्त हो जाए तो आप हमारी सहायता नहीं करेंगे, पर क्यों? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। आचार्य का मानना है कि पौरव राष्ट्र को अब हमसे भी अधिक क्षमतावान, वीर और मेधावी राजा की आवश्यकता है, और वो तुम हो पुरु। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं पौरवराज के सिंहासन पर आसीन नहीं हो सकता। उस पर बैठने का अधिकार केवल आपका है, मेरा नहीं। राजा सिंहासन नहीं चुनता पुरु, सिंहासन अपने योग्य राजा को चुनता है। स्मरण करो, जब कनिष्क ने बलपूर्वक सिंहासन पर आधिपत्य करना चाहा, तो हमने उससे क्या कहा था? जानते हो कनिष्क, यह सिंहासन वो पवित्र स्थान है जो सदैव उसका सम्मान करता है जो इसके योग्य होता है। नई कपोल के लिए वृक्ष की डालियां स्वयं मार्ग देती है पुरु। सिंहासन वस्तु नहीं, सोच है, आत्मा है जो समय के साथ बदलनी चाहिए। और अब समय आ गया है जब हम इस सिंहासन को एक समर्थ और उत्तरदायी व्यक्ति के हाथ में सौंपते हैं। पौरव सिंहासन के साथ अब उचित न्याय केवल तुम कर सकते हो पुरु। प्रजा नाम सुखम राज्ञा प्रजा नाम तु हिते हितम नमत सुखम हितम राज्ञा प्रजा सुखम प्रियम हितम। प्रजा की प्रसन्नता में ही राजा की प्रसन्नता है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है, क्योंकि संसार राष्ट्र को प्रजा से नहीं राजा से जानता है। इसीलिए राजा का उचित होना आवश्यक है। राजा ऐसा होना चाहिए जिसके पद चिन्हों पर प्रजा चल सके। यदि प्रजा रथ है तो राजा सारथी। सारथी रथ नहीं चुनता, रथ और रथी सारथी चुनते हैं। अभी हमारा राष्ट्र जिस समस्या में है उसके लिए तुम्हें सारथी बनना होगा पुरु। तुम्हारा सामना किसी साधारण आक्रमणकारी से नहीं है, एक सम्राट से, एक राजा से, अलेक्जेंडर से। इसीलिए तुम्हारा राजा होना आवश्यक है। अगर भारत को उत्तम बनाना है, पुरुषोत्तम को राजा बनना ही होगा। आचार्य के शब्द शब्द नहीं, ब्रह्मनाद है पुरु। और तुम्हें ग्लानि रखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो विचार आचार्य के शब्दों में प्रकट हुए वही हमारे मन की कामना है। तुम्हें शासक बनता देख हमसे अधिक गर्व किसी को नहीं होगा पुरु। परंतु राजा बनने के लिए राज्यों की आवश्यकता होती है आचार्य। तो आगे बढ़े। अलेक्जेंडर को रोककर मैं अपना प्रण अवश्य निभाऊंगा।
अपनी मातृभूमि के लोगों के लिए मैं पौरव राज अवश्य बनूंगा। इस वचन के साथ कि मेरा राज तिलक मेरी मां स्वयं करेगी। उस पुल का विध्वंस हमने नहीं किया था। तो फिर वो कौन था जिसने मेरे और पोरस के बीच में वो धमाका किया? मेरा पुत्र जीवित है और वो शीघ्र पौरव राष्ट्र आएगा। तुम्हारा पुरु लौट आया है मां, तुम्हें तुम्हारा अधिकार वापस दिलवाने।